A2 एनर्जेटिक्स में हमने जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है वो है हमारा फर्स्ट एनर्जी चेंज, वो है लैटिस एनर्जी। ठीक है, और लैटिस एनर्जी की दो टाइप्स हैं जिसमें से एक ही हमारे सिलेबस में है। जो पहली टाइप जो आपने इसकी पढ़नी है वो भी लैटिस एनर्जी ही है, बट उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। हम जब भी डिफाइन करेंगे लैटिस एनर्जी को तो लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में करेंगे। ठीक है, और दूसरी टाइप है इसकी आपके पास लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं जिसमें से ये हमारे सिलेबस का है, बट दूसरे वाले की नो हाउ होनी चाहिए हमें। ठीक है, दूसरे वाले की नो हाउ होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है। बेसिकली एक दूसरे का ऑपोजिट है, ऑपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि लैटिस एनर्जी इज द टर्म ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। जैसे बॉन्ड एनर्जी की टर्म सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होती है, इसी तरह लैटिस एनर्जी की टर्म सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं कि लैटिस एनर्जी है क्या। तो वो हमेशा आपसे बोला करेगा एफएक्यू में, पेपर में, कि डिफाइन लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, और आपने एक बात याद रखनी है कि आपने हमेशा इसको डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। आपने कभी भी इसको डिसोसिएशन वाली डेफिनेशन नहीं लिख के देनी। ठीक है, हमारे लिए हमेशा फॉर्मेशन ही लैटिस एनर्जी है। ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ही हमारे लिए लैटिस एनर्जी होगी। ठीक है ना, तो इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है, तो इसकी डेफिनेशन अपने पास लिख लेते हैं। यह है जी एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन ionic compound is formed from its gaseous ions under standard conditions। ठीक है, अब इसकी अगर शॉर्ट इक्वेशन बनाएं तो क्या बनना चाहिए, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड से बनेगा। आयोनिक कंपाउंड किससे बनेगा, अपने गैशियस आयन से बनेगा। ठीक है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनना है और अपने गैशियस आयन से बनना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, लैटिस एनर्जी होगी। अब इसी शॉर्ट इक्वेशन से, शॉर्टकट से आप इसकी डिफाइन भी कर सकते हो कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस, और दूसरा इसकी इक्वेशंस भी लिख सकते हो। तो इसकी अगर हम इक्वेशन की एग्जांपल्स लिखें, अगर हम इसकी एग्जांपल्स लिखें तो वो कहता है जी लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl लिख के दिखाओ। तो आप कैसे लिखेंगे कि 1 मोल NaCl सॉलिड बने, आयनिक कंपाउंड बने, फ्रॉम गैशियस आयंस बने। अब NaCl में गैशियस आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, एक Na1 प्लस और दूसरा Cl1 माइनस, ये वाले गैशियस आयंस हों जिससे ये बने। प्लस एक और बात याद रखनी है कि ये बनना कितना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए। तो बैलेंसिंग सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो सकती है, एक Na राइट साइड पे, लेफ्ट पे भी एक होगा। राइट साइड पे एक क्लोरीन है, लेफ्ट पे भी एक होना चाहिए, फिर तो बैलेंस्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन आ गई, लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह अगर वो बोले लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन यानी लैटिस एनर्जी ऑफ MgO लिख के दिखाओ, तो वो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे जी कि 1 मोल MgO सॉलिड बने फ्रॉम एलिमेंट्स बने अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। तो Mg2 प्लस, सॉरी अंडरस्टैंडिंग कंडीशन गलत बोल दिया, फ्रॉम गैशियस आयंस बने अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। ठीक है, तो Mg2 प्लस का गैशियस आयन होना चाहिए, और दूसरा गैशियस आयन ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्साइड आयन, O2 माइनस गैशियस। अब बैलेंस करो उसको, तो बैलेंसिंग जब हमने की तो हमने देखा 1 मोल ही बनना चाहिए पूरा, तो बैलेंसिंग सिर्फ लेफ्ट साइड पे हो सकती है। इसी तरह एक ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है, ये फाइनल इक्वेशन बन गई हमारी। इसी तरह अगला अगर वो बोले जी लैटिस एंथैल्पी ऑफ K2O पोटेशियम ऑक्साइड लिख के दिखाओ, तो आपने कैसे लिखनी है कि 1 मोल पोटेशियम ऑक्साइड सॉलिड बने, किससे बने, फ्रॉम गैशियस आयंस बने, अपने गैशियस आयन से। कौन कौन से गैशियस आयन होगा इसमें, K1 प्लस और दूसरा ऑक्साइड आयन, तो इनके स्टेट क्या होनी चाहिए, गैशियस। अब बैलेंस कर लेते हैं, तो राइट साइड पे तो 1 मोल ही कंपाउंड बनना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे बैलेंसिंग होगी, 2 के हैं, इधर क्या आ जाएगा 2, एक ऑक्सीजन है, इधर क्या आ जाएगा 1, तो बैलेंस होगी इक्वेशन। ठीक है, लास्ट एग्जांपल करते हैं ऑफ AlCl3 फॉर एग्जांपल। तो वो कहते हैं जी लैटिस एंथैल्पी ऑफ Al2O3 कर लेते हैं, Al2O3 ये लिख के दिखाओ, लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 की इक्वेशन लिखो। तो आपने क्या करना है, 1 मोल Al2O3 बने सॉलिड फ्रॉम गैशियस आयंस बने। एल्यूमिनियम का गैशियस आयन क्या होता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस कैसे होगा, 2 एल्यूमिनियम राइट साइड पे, इधर पे 2 होने चाहिए, 3 ऑक्सीजन राइट साइड पे, तो 3 लेफ्ट साइड पे होने चाहिए, बैलेंस होगी इक्वेशन। ये है लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 की इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है सिर्फ ऑक्साइड हो, तो चलो मेरे दिमाग में भी ऑक्साइड जा रहे हैं, मैं MgCl2 के लिए लिख लेता हूँ लास्ट। इसके लिए कैसे लिखेंगे कि 1 मोल MgCl2 सॉलिड बन रहा है, आयनिक कंपाउंड फ्रॉम गैशियस आयंस, तो Mg2 प्लस गैशियस होगा और एक क्लोराइड गैशियस आयन होगा। बैलेंसिंग करें तो ये 1 मोल ही बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे बैलेंसिंग करेंगे, एक एम जी 2 क्लोरीन, इधर भी 2 लगाएंगे, अब बैलेंस होगी। ठीक है जी, जी माइक बेशक यूज़ करें, मुझे तो कोई मसला नहीं है।
माइक खोलो, मैं तो कहता हूँ माइक खोलो, मैं तो कहता हूँ मिन्नतें कर करके थक दूँ आप लोग नहीं खोलते माइक अपना। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस लिखते हैं। अब आपको क्या आना चाहिए एनर्जेटिक्स में, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए और फिर इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए फॉर एनी एनर्जी चेंज, जो भी मैं बोलूँ। ठीक है, मैं बोलूँ NaCl की फॉर्मेशन लिख के इक्वेशन लिख के दो, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की लिख के दो, तो आप 1 मोल ऑफ NaCl फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशन बनाने की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए आपको। मैं बोलूँ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl लिख के दो, तो 1 मोल NaCl फ्रॉम गैसियस साइंस बनाना आनी चाहिए आपको, कैसे इक्वेशन बनानी। ठीक है, और फिर उसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम शॉर्ट इक्वेशंस बना लें, इसी से इक्वेशन भी निकल आती है, इसी से डेफिनेशन भी निकल आती है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि क्योंकि हमारे पास सिलेबस में सिर्फ फॉर्मेशन वाली लैटिस एनर्जी है और फॉर्मेशन के टाइम पे दो आयंस आपस में जुड़े हैं जो एक कंपाउंड आपको बना के दे रहे हैं, तो इनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी जब ये NaCl बनाएंगे। ठीक है, जिस वजह से एक हीट एनर्जी ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है ना। बेसिकली जब आयंस करीब आएंगे, ये जो एक पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है और ये जो नेगेटिवली चार्ज गैसियस आयन है, ये जब एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, ये क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एनर्जी रिलीज होगी, यही एनर्जी रिलीज को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हमने दिमाग में रखना है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे एग्जांपल कहूँ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि जी आपने बनाना है जिंक नाइट्रेट, लैटिस एनर्जी ऑफ जिंक नाइट्रेट लिख के दिखानी है। तो आप कैसे लिखेंगे कि 1 मोल जिंक नाइट्रेट बनेगा, किससे बनेगा, फ्रॉम गैसियस आयंस, एक Zn2+ और दूसरा आयन कौन सा है इसमें, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, अच्छा ये दो आयंस हैं, गैसियस स्टेट में होने चाहिए, गैसियस आयन से क्योंकि बनता है, और बैलेंसिंग करनी है, एक Zn दो नाइट्रेट्स, इधर क्या आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी ऑफ जिंक नाइट्रेट बना लिया हमने। ठीक है, अब आते हैं कि लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन क्या चीज़ है, इसी का ऑपोजिट है लैटिस एनर्जी ऑफ। तो लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट काम है। आपने फॉर्मेशन में क्या किया था, जो कि सिलेबस में जिस तरह हम करते हैं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ डिसोसिएशन में होता क्या। यहाँ पे 1 मोल आयनिक कंपाउंड हम बनाते हैं फ्रॉम गैसियस आयंस, वहाँ पे हम इसी को तोड़ेंगे इनटू गैसियस आयंस। तो सिंपली क्या है, जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को आप ब्रेक कर दें बैक इनटू गैसियस आयंस, ठीक है, और अब तोड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक होगा, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बाकी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसको वापस तोड़ना है इनटू गैसियस आयंस। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखनी हो तो एक एग्जांपल इसकी भी कर लेते हैं कि यही जो जिंक नाइट्रेट आपने ऊपर फॉर्म किया हुआ यहाँ पे, इसको वापस तोड़ना हो अगर गैसियस आयंस में, तो वो लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होगी कि मैंने 1 मोल ZnNO3 होल ट्वाइस तोड़ना है बैक इनटू गैसियस आयंस, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये Zn2+ गैसियस में और नाइट्रेट आयन गैसियस में टूटेगा। बैलेंसिंग करनी है तो ये 1 मोल ही तोड़ना है, तो राइट साइड पे बैलेंस करेंगे, Zn एक है, एक राइट साइड पे है, दो नाइट्रेट्स हैं, इधर क्या आ जाएगा 2NO3। ठीक है, तो ये सिंपली हमारे पास लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। तो अब आपको मैं एक नोट लिखवा देता हूँ कि व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू डिफाइन लैटिस एनर्जी, we will always define it as lattice energy of formation, and lattice energy is always exothermic for us। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक्सोथर्मिक ही है, सिर्फ फॉर्मेशन वाली है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा है फ्रॉम गैसियस आयंस। तो ये हमारी लैटिस एनर्जी था। अब हमने आना है इसके फैक्टर्स पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है, दो फैक्टर्स हैं आपके पास, एक है जो आयन के ऊपर चार्ज होगा, चार्ज ऑन द आयन, और दूसरा फैक्टर है साइज या रेडियस ऑफ द आयन। ठीक है, दो फैक्टर्स हैं। अब जब हम चार्ज को देख रहे होंगे ना, तो फिर हम साइज को कांस्टेंट रखेंगे, और इसी तरह जब हम रेडियस को देख रहे होंगे या साइज को देख रहे होंगे तो फिर हम चार्ज सेम रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या समझना है, एक बात तो ये कि ये दोनों फैक्टर्स मिला के एक फैक्टर और बनता है जो कि इन्हीं का कॉम्बिनेशन है बेसिकली, तो उसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और जो चार्ज डेंसिटी होती है वो निकाली जाती है चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाय साइज या रेडियस ऑफ आयन से। ठीक है ना। अब चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ है कि कितनी स्पेस में वो चार्ज स्प्रेड हुआ है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज था 1- का, तो 1- का चार्ज कितनी स्पेस में स्प्रेड हुआ है। अगर तो वो कंजेस्टेड है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर तो वो बहुत ज़्यादा खुला खुला फिर रहा है इधर उधर, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी। ठीक है ना। अब हम आते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं ये लैटिस एनर्जी से कैसे रिलेट करने हैं आपने। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका चार्ज ऑफ द आयन है, फर्स्ट फैक्टर, इसको कंपेयर भी कर लेते हैं, चार्ज ऑफ आयन, इसकी कैसी प्रोपोर्शनैलिटी है विद लैटिस एनर्जी, तो वो चेक करते हैं। मेरे पास दो आयन्स हैं, एक जो आयन है
उसका चार्ज है 2+, इधर लिख लेते हैं। एक जो आयन है मेरे पास उसमें चार्ज है 2+, और एक जो आयन है उसमें चार्ज है 1+। ठीक है, दोनों एनाइन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, यानी वो लैटिस एनर्जी जो रिलीज होगी यहाँ पे, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयंस, उस लैटिस एनर्जी को ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी बात चल रही है। ठीक है, दोनों में एनाइन तो सेम है, दोनों का कैटाइंस का भी साइज सेम है, तो फर्क किस चीज़ का आ रहा है? चार्ज का। यहाँ पे 2+ का चार्ज इतनी ही स्पेस में क्या हुआ है? स्प्रेड आउट हुआ है, जबकि यहाँ पे 1+ सेम स्पेस में क्या हुआ है? स्प्रेड आउट हुआ है। कहाँ पे डेंसिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा होगी? यहाँ पे ऊपर वाले में, जहाँ ज़्यादा ग्रेटर चार्ज है उतनी ही स्पेस में स्प्रेड हुआ वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सी वाली? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, जिसकी वजह से जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी बिटवीन बोथ आयंस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज करेगा, मोर लैटिस एनर्जी रिलीज्ड। जबकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, क्योंकि 1+ का चार्ज उतनी स्पेस में जरा खुला डुला फिर रहा होगा, उसके पास ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। जब वीकर फोर्स होगी, वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, तो लेस लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ ना, जब ज़्यादा चार्ज है, जब ग्रेटर चार्ज है तो मोर लैटिस एनर्जी है, जब कम चार्ज है तो लेस लैटिस एनर्जी है। तो कैसा प्रोपोर्शनैलिटी बनता है हमारे पास? हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बनती है विद चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, जितना कम चार्ज होगा उतनी कम लैटिस एनर्जी। ठीक है ना, वो एनर्जी जो रिलीज होगी। अच्छा, फिर सेकंड फैक्टर जो हमारा है वो है जी साइज या रेडियस। रेडियस कह लेते हैं, रेडियस ऑफ आयन। अगेन सेम चीज़ बनाते हैं बट चार्जेस सेम रखेंगे इस दफ़ा। अब आपके पास एक आयन है जिसका साइज़ बड़ा है, एक आयन है जिसका साइज़ छोटा है, दोनों में 1+ का चार्ज है। ठीक है, ये एनाइन में भी फर्क हो सकता है, मैं सिर्फ कैटाइन की एग्जांपल ले रहा हूँ, दोनों एनाइन सेम है। ठीक है, अब कहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो वो डिसाइड करना है। अब अगर देखें तो इधर 1+ का चार्ज एक बड़ी स्पेस में क्या हुआ है? स्प्रेड आउट हुआ है, तो एक खुला डुला होगा, ज़्यादा इसके पास स्पेस है स्प्रेड आउट होने के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये जो चार्ज है इसके पास स्प्रेड आउट होने के लिए कम जगह है, क्योंकि आयन का रेडियस या साइज क्या है? कम है। तो डेंसिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज ज़्यादा कॉम्पैक्ट कहाँ होगा? जिधर साइज छोटा है वहाँ होगा। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी? हमारी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटी स्पेस में उतना ही चार्ज फैल रहा है। ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब जब चार्ज डेंसिटी नीचे वाले एग्जाम्पल में जहाँ रेडियस कम है उधर ज़्यादा है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा वो भी कैसी होगी? स्ट्रॉन्गर होगी। जबकि जो बड़े साइज वाला आयन है वो उसके चार्ज डेंसिटी कम होने की वजह से, साइज बड़ा था चार्ज डेंसिटी कम थी, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डेवलप होगी वो वीक होगी। ठीक है, तो वीक और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रही है। तो ये जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी स्ट्रॉन्गर, तो लैटिस एनर्जी भी कैसी ज़्यादा रिलीज होगी? ऐसे ही लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। और जहाँ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है वहाँ लैटिस एनर्जी भी कम रिलीज होगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखें जब साइज बड़ा हुआ, ठीक है, चार्ज सेम रखें ना दोनों में, जब रेडियस बड़ा था तो लैटिस एनर्जी कम थी, जब रेडियस छोटा था तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब है कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कैसी बनती है? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बनती है विद रेडियस ऑफ आयन। ठीक है, तो चार्ज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है और रेडियस ऑफ आयन के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं फिर खत्म करता हूँ बस। FAQ एक एग्जांपल, वो कहते हैं जी कि सोडियम क्लोराइड जब बनता है गैसियस आयन से NaCl सॉलिड 1 मोल, तो उसकी जो एनर्जी चेंज है वो है जी -800 किलो जूल्स पर मोल। ये लैटिस एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, लैटिस एनर्जी है इनकी -800 किलो जूल पर मोल आती है। जबकि जब आप यही Mg के साथ बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं, तो जो लैटिस एनर्जी आती है वो ज़्यादा आती है, वो आती है जी -2300 किलो जूल्स पर मोल। तो इतनी ज़्यादा फर्क क्यों आ रहा है इसमें? ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों में, एक में सोडियम आयन है एक में मैग्नीशियम आयन है। ठीक है, दोनों अक्रॉस द पीरियड है, सोडियम 11 होता है Mg 12 होता है। तो जो सोडियम है, सोडियम आयन, उसका साइज और जो मैग्नीशियम का साइज है ये तकरीबन सेम ही है, थोड़ा सा छोटा है मैग्नीशियम बट तकरीबन सेम ही है। अभी साइज को हम कांस्टेंट रख के ही बात करेंगे। ठीक है, दोनों में चार्ज का फर्क है ना, तो हम चार्ज को सिर्फ कंसिडर कर लेते हैं। सोडियम वाला जो आयन है उसमें 1+ का चार्ज है, जबकि मैग्नीशियम वाला जो आयन है उसमें 2+ का चार्ज है। ठीक है, साइज दोनों का सेम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा ग्रेटर चार्ज होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ग्रेटर चार्ज डेंसिटी है Mg 2+ के पास और Na 1+ के पास कम चार्ज डेंसिटी है, इसकी चार्ज डेंसिटी इज कम। ठीक है, तो क्योंकि Mg हैज ग्रेटर चार्ज, उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, इस वजह से स्ट्रॉन्गर क्या डेवलप करेगा?
क्लोराइड आयन के साथ अगर मैं Cl दोनों के साथ नीचे लिख दूँ, इधर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी क्लोराइड के साथ। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करेगा, ज़्यादा मोर लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है इसकी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज किया है इसने। नेगेटिव तो सिर्फ किसको बता रहे हैं कि रिलीज एनर्जी 2300 उसका मैग्नीट्यूड है, तो 800 NaCl का था, इसका 2300 है। अच्छा खासा बड़ा वैल्यू है, किस वजह से? क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम 2 प्लस आयन की ज़्यादा थी। स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई बिटवीन मैग्नीशियम 2 प्लस एंड क्लोराइड आयन, जिसकी वजह से ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज की उसने। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इनका कंपैरिजन था वो था। बस अभी के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। आप अभी के लिए चार्ज वाली बात को याद रखें, कल रेडियस से शुरू करेंगे। हाँ जी, रिजर्व डन के लिए। अब आते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स में आपने याद रखना है कि लैटिस एनर्जी का जो एक ही फैक्टर है, अगर हम एक ही फैक्टर के तौर पे डिस्कस करें तो वो है चार्ज डेंसिटी। और इसी चार्ज डेंसिटी से आपके पास फर्दर दो फैक्टर्स निकलते हैं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं चार्ज ऑफ द आयन, चार्ज ऑफ आयन ओवर साइज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ द आयन ओवर साइज ऑफ द आयन पर कहते हैं। ठीक है, यानी रेडियस या साइज ऑफ द आयन पे भी बात करनी है, एक फैक्टर हमारे लिए ये होगा, और एक चार्ज ऑफ द आयन दूसरा फैक्टर हमारे लिए होगा। इसको हमने लिंक करना है हमेशा विद चार्ज डेंसिटी। अगर आप नहीं भी करते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आपने मेन फैक्टर जो फिर हम अगर बात करें तो एक फैक्टर हमारा है चार्ज ऑफ द आयन। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है जिस पे बात करनी है वो है रेडियस ऑफ द आयन। ठीक है। तो लैटिस एनर्जी के हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन दो फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। पहले जरा चार्ज ऑफ द आयन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ आयन के साथ, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयन पे उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो हम इसको ज़रा देखते हैं। इसके लिए एग्जांपल इस तरह कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपके पास सोडियम 1 प्लस है और एक जगह पे Mg 2 प्लस है। ठीक है, दोनों का आपके पास आयन है पॉजिटिवली चार्ज आयन, और जिसने आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज आयन जो दोनों के लिए सेम है, मैं उन दोनों के लिए सेम ही बनाऊंगा। सिर्फ फर्क हमने रखा है चार्ज में। एक जगह पे 2 प्लस का चार्ज है, एक जगह पे 1 प्लस का चार्ज है। आपके दिमाग क्या कहता है कि कहाँ पे ज़्यादा जोर से इस नेगेटिव आयन को खींचा जाएगा? जहाँ पे ग्रेटर चार्ज है वहाँ पे इसको ज़्यादा जोर से क्या किया जाएगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, अब सोडियम के साथ वीकर फोर्स डेवलप हो रही है जबकि मैग्नीशियम के साथ स्ट्रॉन्गर फोर्स डेवलप हो रही है, क्योंकि उस पर चार्ज ग्रेटर है। तो जब ज़्यादा चार्ज आपके नेगेटिवली चार्ज आयन को खींच रहा है तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्गर फोर्स डेवलप होगी, और जो एक कौन सी फोर्स होती है जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा लैटिस एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव। किस वजह से? क्योंकि इधर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन था उस पर चार्ज क्या था? ज़्यादा था। ज़्यादा चार्ज का मतलब है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा, और जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स डेवलप होगी तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा लैटिस एनर्जी एंड चार्ज का फैक्टर है। चार्ज वाला बड़ा इजी है, आपने सिर्फ देखना है जिस पे ग्रेटर चार्ज वो ज़्यादा रिलीज करने के काबिल है लैटिस एनर्जी को। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव आयन पे ही आपके पास चार्ज बढ़ सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों जगहों पे आपके पास सोडियम आयन ही होता, बट जो एन आयन होता वो डिफरेंट होता। ठीक है, दोनों के साथ सोडियम आयन ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है, लेकिन जो एनाइन है, एक एनाइन ऐसा है जिसपे 1 माइनस का चार्ज है, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आयन, और एक एनाइन ऐसा है जिसपे 2 माइनस का चार्ज है, फॉर एग्जांपल आपका सल्फेट आयन। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे तो कैटाइंस तो सेम है ना, फर्क किस में आ रहा है? हमारे एनाइन में। एक जगह पे एनाइन में 1 माइनस का चार्ज है, एक जगह पे एनाइन में 2 माइनस का चार्ज है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो जब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है तो मोर लैटिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड। अगर लैटिस एनर्जी में आसान लफ्जों में, अपने लफ्जों में बोलूँ ना कि क्या चीज़ है, तो लैटिस एनर्जी इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, के दो आयंस के बीच में कितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेंगे, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ऊपर हमने कहा कि आयन पे क्योंकि लेसर चार्ज है, लेसर चार्ज, तो इसका मतलब है वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। जब वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। तो अब अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो चार्ज और लैटिस एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ जाता है वैसे वैसे लैटिस एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे चार्ज कम हो जाएगा आयन पे वैसे वैसे लैटिस एनर्जी भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बल्कि पहले दूसरा फैक्टर कर लेते हैं फिर उसके बाद इकट्ठे ही दोनों को देखते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास जी, तो इसका मतलब है हम अपने पास एक नोट लिख सकते हैं कि जी द ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, स्ट्रॉन्गर
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड देयरफॉर ग्रेटर लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आइंस, एंड उसकी वजह से उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर पे, जो कि है जी रेडियस ऑफ आयन भी मैटर करता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड फैक्टर इज रेडियस ऑफ द आयन। अब रेडियस ऑफ द आयन की ना एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, एक जगह पे आपके पास NaCl है, फिर NaBr है, फिर Na है, सोडियम आयोडाइड। तो इन सब में फर्क किस चीज़ का है? इनमें जो कैटाइन है उस पर भी 1+ का चार्ज है। ठीक है, सारे में सोडियम ही है तो कैटाइन 1+ का ही चार्ज है, और सोडियम ही है तो साइज भी सेम है। बट फर्क किस चीज़ का आ रहा है कि एक जगह पे आपके पास क्लोराइड आयन है, फिर डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो ब्रोमाइड का साइज क्लोराइड से क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा ना, तो ज्यादा ग्रेटर साइज आपके पास साइज है। इसी तरह जो आपके पास आयोडाइड है उसका इससे भी बड़ा साइज है। ऐसे ही है, तो अब यहाँ पे अगर चार्ज देखा जाए तो चार्ज तो सब में सेम है, ये 1+1 - 1+1 - फर्क किस चीज़ का है? फर्क इस चीज़ का है कि जो एनाइन है उसका साइज जो है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब साइज के साथ क्या ताल्लुक है, तो मैंने आपको बताया कि चार्ज डेंसिटी, पहले देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। और चार्ज डेंसिटी आपकी इक्वल होती है चार्ज ऑफ आयन पे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयन पे। साइज या रेडियस दोनों लफ्ज यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताना, अब चार्ज डेंसिटी पे जरा डिस्कशन करते हैं। चार्ज डेंसिटी हम कहते हैं कि यार जो भी आपके पास चार्ज है वो कितनी स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, यहाँ पे 1- का चार्ज तो छोटी स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ हुआ था। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस में स्प्रेड आउट हुआ हुआ था, जबकि एक ये वाला केस है जिसमें वही 1- का चार्ज आपके पास एक बड़ी स्पेस में क्या हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ है। कहाँ पे चार्ज ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, ये केस ए है, ये केस बी है। कहाँ पे ज्यादा क्लोज आपके पास चार्जेस पड़े होंगे, कहाँ पे ज्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, कहाँ पे ज्यादा डेंस चार्ज होगा, तो ऑप्शन ए में होगा ना। वो तो स्पेस कम थी और चार्ज अपने आप को स्प्रेड आउट करने की कोशिश की, बट वो कॉम्पैक्ट पड़ा हुआ था वहाँ पे। लेकिन जब बी में देखते हैं तो बी में अच्छी खासी खुली जगह है, तो एक दूसरे से अच्छे खासे दूर पड़े होंगे, खुले डुले पड़े होंगे, तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी का क्या ताल्लुक है, तो हम देखते हैं चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी की, क्योंकि अगर कोई आयन जितना ज्यादा डेंसली चार्ज होगा वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने के काबिल होगा। ठीक है, और जो आयन लेस डेंसली चार्ज होगा यानी बड़ा साइज होगा उसका, तो उसकी वजह से एक तो वो दूर चला जाएगा। ठीक है, साइज बड़ा हो जाने की वजह से वो ज्यादा दूर चला जाएगा। और दूसरा ये कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डेवलप करेगा वो कैसी होगी, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा किसी भी कैटायन के साथ या एनायन के साथ। आयन तो कोई भी बड़ा हो सकता है ना। तो हमने ये देखना है कि अब अगर हम इन 3 एग्जाम्पल्स को लें तो इनमें कहाँ पे चार्ज, तो हमने देखा सब में सेम है, ऐसे सारों में चार्जेस सेम है। अब फर्क किस चीज का आ रहा है, साइज ऑफ एनाइन का फर्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइज नीचे जाते हुए बढ़ता जा रहा है। तो यही 1+ का चार्ज जब इतनी छोटी जगह पे आपके पास पड़ा हुआ है तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। और इसी तरह यही 1- का चार्ज जो है, अगर ये इतनी बड़ी जगह पे इसको मिल रही है, ज्यादा खुली स्पेस मिल रही है टू स्प्रेड आउट, तो यहाँ पे ज्यादा स्प्रेड आउट पड़ा हुआ है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब रेडियस कम होने की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी ना। देखो ना, अब अगर हम चार्ज डेंसिटी और साइज या रेडियस की बात करें तो इनके बीच में तो आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी बनती है कि चार्ज डेंसिटी, और अगर हम रेडियस को देखें तो वो 1/रेडियस या साइज देखें तो 1/रेडियस बनता है, यानी जितना ज्यादा रेडियस होगा उतनी कम चार्ज डेंसिटी होगी। तो नीचे सबसे सोडियम आयोडाइड में जो आयोडाइड का साइज था या रेडियस था वो सबसे ज्यादा था ना, सबसे बड़ा साइज था, तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम थी। अब चार्ज सारों पे सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी रेडियस की वजह से चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा विद द पॉजिटिव आयन। जबकि यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से, इस केस में साइज बड़ा होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी थी वो कम हो गई, और कम चार्ज डेंसिटी की वजह से एक तो ये एनाइन जो था वो थोड़ा दूर चला गया, साइज बड़ा था उसका, न्यूक्लियस दूर चला गया। और दूसरा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसने डेवलप करनी है वो एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे साइज बड़ा हो जाने की वजह से, चार्ज डेंसिटी कम हो जाने की वजह से एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। ठीक है, एंड अगेन जब स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेगा। जबकि जब एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस तो फिर लैटिस एनर्जी भी क्या करेगा, लेस रिलीज करेगा। ठीक है, कम अट्रैक्शन होगी ना, तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, कम एनर्जी रिलीज होगी इनके बीच में। जी, इधर तक बात समझ आइए कि रेडियस वाला फैक्टर और जो चार्ज वाला फैक्टर है इसमें हमने क्या देखना है। ठीक है, बताना जरा मुझे, जवाब देना यार, मैं आगे जाऊँ ताकि। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो आपने इन फैक्टर्स को इस तरीके से जो है देखना है। ठीक है, अगेन जो हमारे पास अगर हम इसका ग्राफ भी बना लें, इन्हीं सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड का अगर हम ग्राफ बनाएं, जिसमें हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर लें, वाई एक्सिस पे हम प्लॉट कर लेते हैं जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी इन किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, एंड जो कंपाउंड हम जिसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताना सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इन तीनों में से कौन रिलीज करेगा। तो हमारे पास NaCl ने करनी है ना, क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई
आयन का साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। इस वजह से जो NaCl होगा उसकी, फिर NaBr और फिर Na, इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसने रिलीज करनी है? NaCl ने। तो अगर हम एक बार चार्ट बनाएं इसके पास, तो वो इस तरह का होगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वाई एक्सिस पे आपके पास NaCl ने रिलीज की, फिर उसके बाद NaBr ने रिलीज की, एंड सबसे कम एनर्जी इन तीनों में Na ने रिलीज की ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है ना? तो ये बेसिकली मकसद समझना। अब आपसे बोले इनके बीच में कंपैरिजन करके दिखाओ, तो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि इस केस में, इन तीनों के केस में फर्क सिर्फ किस चीज़ का है? एनाइन का। और एनाइन में भी किस चीज़ का फर्क आ रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज तो सब पे सेम है, साइज का फर्क आ रहा है। क्लोरीन का साइज सबसे स्मॉलेस्ट था, चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा थी, इस वजह से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसने डेवलप की। जबकि Br का थोड़ा सा बड़ा साइज था, तो उस वजह से थोड़ी चार्ज डेंसिटी कम थी, इस वजह से वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई। और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे डेवलप हुई? वीकेस्ट आयोडाइड के केस में उसका साइज सबसे बड़ा था, सबसे लेस डेंसली चार्ज था वो। ठीक है, सबसे कम चार्ज डेंसिटी थी, तो इस वजह से वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां डेवलप हुई। तो क्योंकि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, इस वजह से सबसे कम एनर्जी या लेटेस्ट एनर्जी उसने रिलीज करके देनी है। ठीक है ना? अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल पे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले ना आपने एक नोट याद रखना है कि आंसरिंग के टाइम पे, नोट फॉर एग्जाम आंसर, तो हमने समझ तो लिया, लेकिन एग्जाम में जवाब पैराग्राफिक लिखने में ना आप लोग बड़ी फारसी लिखते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान करना है कि एक बार तो जब जवाब लिख लो उसको लाजमी खुद से भी पढ़ लेना है, एम ही नहीं दे देना। ठीक है? तो फॉर एग्जाम आंसर आपने अपने पास ये बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम आंसर के वाइल एक्सप्लेनिंग लैटिस एनर्जी, एक्सप्लेनिंग लैटिस एनर्जी, अगर हम साइज ऑफ द आयन पे बात करते हैं, यानी हम रेडियस का लफ्ज नहीं यूज करते, हम साइज का लफ्ज यूज करते हैं, तो फिर हम दोनों आयन्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर बात करेंगे। ठीक है? और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? वीकर होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस क्लोज होता जाएगा, वैसे वैसे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। ठीक है? तो अगर इफ वी टॉक अबाउट साइज ऑफ आयन, देन वी विल रिलेट इट, देन वी विल रिलेट इट टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स, डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स। ठीक है? तो हम उस पर फिर डिस्टेंस की बात करेंगे। बट अगर हम रेडियस का लफ्ज यूज करते हैं, इसी वाले फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इधर रेडियस का लफ्ज यूज करते हैं, साइज का लफ्ज यूज नहीं करते, हम रेडियस का लफ्ज यूज करते हैं। तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने चार्ज डेंसिटी पे उसको रिलेट करना है। ठीक है ना? तो इफ वी टॉक अबाउट द रेडियस, यानी साइज की जगह आप रेडियस का लफ्ज यूज करते हैं, तो फिर आपने लाजमी जो है देन रिलेट इट टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आयन। ठीक है? फिर आयन की चार्ज डेंसिटी पे आपने बात करनी है लाजमी, फिर आप डिस्टेंस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो हमने चार्ज डेंसिटी पे बात करके उसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बात करनी है कि वो कैसी हो जाएगी, और फिर उसकी वजह से लैटिस एनर्जी कैसी रिलीज होगी। इसी तरह जब साइज की बात करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या हो रहा है। ठीक है? और फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी को क्या हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो अब इसकी एग्जांपल आंसर्स मैं आपको लिखवा देता हूँ, बट आपने ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है कि अगर मैं साइज ऑफ द आयन की बात करता हूँ, तो मैं उसको रिलेट करूंगा विद डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, और फिर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लैटिस एनर्जी पे बात करूंगा। लेकिन अगर मैं रेडियस ऑफ आयन को मेंशन करता हूं, तो फिर मुझे उसको रिलेट करना है विद चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी से रिलेट करने के बाद मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लैटिस एनर्जी पे बात करनी। ठीक है? थोड़ा सा मेथड है फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। अब हमारे पास एक एफएक्यू है, जो फर्स्ट पेपर सवाल ही है। वो कहता है जी, एफएक्यू आपसे कहते हैं, वो कहते हैं जी व्हाई इज द लैटिस एनर्जी, इज द लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर एक्सोथर्मिक। मोर एक्सोथर्मिक का दूसरा मतलब क्या होगा कि ज्यादा नेगेटिव क्यों आ रही है, ज्यादा क्यों रिलीज हो रही है। ठीक है? मोर एक्सोथर्मिक देन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है? कि कैल्शियम ऑक्साइड से ज्यादा एक्सोथर्मिक क्यों है, ज्यादा रिलीज क्यों हो रही है, ज्यादा लैटिस एनर्जी या ग्रेटर लैटिस एनर्जी वो क्यों रिलीज करता है। ठीक है ना? तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है ना कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप दोनों कंपाउंड्स अपने पास बना लें, और उनमें देखें कंपैरिजन करना किस चीज के बीच में। एक आपके पास है Mg2+ एंड ऑक्साइड आयन O2-। ठीक है? और दूसरा हमारे पास है कैल्शियम 2+ एंड O2-। ठीक है? यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों में किस चीज का फर्क आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि यार इन दोनों में जो आपके पास कैटाइंस हैं इनमें फर्क है, एनाइन तो दोनों का सेम है, ऐसे ही है ना? तो हमारे पास मैग्नीशियम आयन है जिसके साथ एक ऑक्साइड आयन है, ठीक है, जिसपे 2- का चार्ज है। फिर हमारे पास कैल्शियम है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, तो आपने अब सोचना है कि यार ये क्या हम डाउन द ग्रुप मूवमेंट हो रही है किसी तरीके से, या क्या क्रॉस पीरियड हो रही है, तो किस तरह कंपैरिजन करूँ। अब हमें ये पता है कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दोनों सेम ग्रुप्स हैं। ठीक है? और इनका ऑर्डर देख लेते हैं।
तो हमने उसके लिए याद किया है बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा। ठीक है, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा। चार्जर बंद हो गया। बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा। स्क्रीन बंद हो गई है, माशाल्लाह। 2 मिनट में इसको दोबारा शेयर करता हूँ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है अब? जवाब देना जल्दी में, ताकि इसका आंसर जो है वो आपको लिखवा दूँ। आ रही है। ठीक है, अच्छा। तो हमारे पास डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है कैटाइन का, और ऑर्डर पता होना चाहिए ना कि कौन ग्रुप में नीचे आता है कौन ऊपर आता है। तो मुझे बताओ, मैग्नीशियम और कैल्शियम डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं तो साइज क्या करता जाता है? बढ़ता जाता है ना, शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, साइज बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब है कैल्शियम का जो आयन होगा उसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। और ऑक्साइड आयन तो इसमें भी सेम है। तो अब फर्क किस चीज़ का है? दोनों पे चार्ज, अब हमें दो फैक्टर्स पता है ना लैटिस एनर्जी के, वो क्या है? एक तो चार्ज है और दूसरा क्या है? रेडियस या साइज। ठीक है, तो इन दोनों में चार्ज तो क्या है? दोनों पे सेम है, बट फर्क किस चीज़ का है? रेडियस या साइज ऑफ द कैटायन का फर्क है। ठीक है, तो इनमें साइज का फर्क आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैग्नीशियम का साइज क्या है? छोटा है, रेडियस छोटा है मैग्नीशियम का, तो इसका मतलब है ये 2+ का चार्ज जो है एक छोटी जगह पे स्प्रेड आउट हुआ है। ऐसे ही है, तो यहाँ पे इधर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ग्रेटर। लेकिन अगर कैल्शियम 2+ की बात करें, तो क्योंकि उसका साइज ज्यादा बड़ा है, कैल्शियम 2+ का साइज ग्रेटर है कंपेयर टू मैग्नीशियम 2+, तो यही 2+ का चार्ज थोड़ा ज्यादा स्प्रेड आउट होकर बड़ा होगा। इसका मतलब है ज्यादा स्प्रेड आउट है, खुला डुला पड़ा हुआ है, तो डेंसली पैक्ड नहीं होगा ये चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम है, तो फिर मुझे बताओ कि अगर मैग्नीशियम वाले केस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चार्ज डेंसिटी ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन वो ज्यादा है ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम डेवलप करेगा विद ऑक्साइड आयन, वो कैसी होनी चाहिए? वो एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए कंपेयर टू कैल्शियम 2+, जिसका साइज क्या था या रेडियस क्या था? बड़ा था, चार्ज डेंसिटी कम थी, तो एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा विद ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम वाले केस में मैग्नीशियम 2+ की वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो ज्यादा लैटिस एनर्जी ही रिलीज होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे ही है ना, ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। और कैल्शियम के केस में एक वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो लेस लैटिस एनर्जी क्या होगी? लेसर लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, कम लैटिस एनर्जी रिलीज कर। अब आपने इसको पुट इन करना इनटू वर्ड्स, ये सारा हमारा थॉट प्रोसेस था। अब हमने क्या करना है? अब हमने उसको एक आंसर बना दिया। ठीक है, और आंसर में ये सारी बातें आपने क्या करनी है? मेंशन करनी है, जो आपने इधर अभी इस पे सोचते हुए की हैं। ठीक है, जो सोचते हुए आपने जो जो बातें लिखी हैं, यार थोड़ा आराम से इसको उधर रख दो बस। 2 मिनट देना यार। छोड़ दो, अभी छोड़ दो, क्लास ऐसी खत्म होने वाली है। बस ठीक है, छोड़ दो। अच्छा, तो हम अगर इसका आंसर बनाएं, तो उसने हमसे क्या पूछा? उसने हमसे ये पूछा है कि क्यों लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ज्यादा है या मोर एक्सोथर्मिक है देन कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप इसको आंसर दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को एक्सप्लेन कर दो, जो कि हम अभी करेंगे, या आप कैल्शियम ऑक्साइड को एक्सप्लेन कर दो कि क्यों वो लेस एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है ना? बट अगेन दिमाग में रखना ये नोट कि अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो फिर मैंने डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइंस पे आना है। ठीक है, और अगर मैं अपने पास किसकी बात करता हूँ, अगर मैं रेडियस ऑफ आयन पे बात करता हूँ, तो फिर मुझे चार्ज डेंसिटी से उसको रिलेट करना है। ठीक है ना? तो अगर हम इसका आंसर लिखें तो हम उसे बताएंगे कि जी इन एमजीओ, अब मैं एमजीओ के फेवर में ही बताने लगा उसको, तो एग्जाम आंसर आपका क्या हो सकता है कि इन एमजीओ, उसने पूछा ना व्हाई इज द लैटिस एनर्जी ऑफ एमजीओ ग्रेटर देन या मोर एक्सोथर्मिक देन कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमने बताया जी इन एमजीओ फर्क किस चीज का है? Mg2+ आयन का। तो Mg2+ आयन हैज स्मॉलर रेडियस, अभी मैं रेडियस के थ्रू एक्सप्लेन करने लगा, स्मॉलर रेडियस। ठीक है, कंपेयर टू कैल्शियम 2+ आयन इन कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने उसे बताया कि एमजीओ में जो Mg2+ आयन है उसका स्मॉलर रेडियस है कंपेयर टू कैल्शियम 2+ आयन जो कि कैल्शियम ऑक्साइड में है। सो उसकी वजह से चार्ज डेंसिटी, रेडियस को रिलेट करना है विद चार्ज डेंसिटी। सो Mg2+ आयन हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू विच, अब चार्ज डेंसिटी के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी डेवलप होगी? ड्यू टू विच इट डेवलप्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्टली चार्ज आइंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, तो आपने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का लफ्ज यूज करना। ड्यू टू विच इट डेवलप्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द ऑक्साइड आयन, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ड्यू टू विच अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन Mg2+ आयन एंड द ऑक्साइड आयन, सो मोर लैटिस एनर्जी, सो मोर लैटिस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, अब मैंने इस पे किस पे बात की? मैंने बात की अपने रेडियस पे और चार्ज डेंसिटी पे। ठीक है, इसी आंसर का, इसी क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट आंसर हो सकता है विद डिस्टेंस पे बात करें अगर। मुझे बताओ ना कि अगर इसका साइज छोटा है तो ये ज्यादा करीब होगा टू द ऑक्साइड आयन, इसका न्यूक्लियस,
और अगर कैल्शियम 2+ का साइज बड़ा है तो वो ज़्यादा फार अवे होगा फ्रॉम द ऑक्साइड आयन। ठीक है ना। तो अगला जो हमारे पास आंसर है, वो अगर हम ऑल्टरनेट आंसर इसका लिखें तो हम लिख सकते हैं जी कि इन Mg2+ ion has greater size, due to which the distance between the Mg2+ ion and the oxide ion इंक्रीजेस। और जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा दो आयंस के बीच में तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो जाएगी, वीकर होगी। देयरफॉर अ वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड। सो सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया इसको। इन Mg2+ आयन हैज स्मॉलर साइज, हमने उसको ग्रेटर लिख दिया, छोटा साइज है ना उसका कैल्शियम 2+ हैज स्मॉलर साइज। ठीक है, और साइज को रिलेट करना विद डिस्टेंस, ड्यू टू विच द डिस्टेंस बिटवीन Mg2+ आयन और ऑक्साइड आयन is lesser, therefore a weaker force of attraction is developed, so therefore a stronger force of attraction, electrostatic force of attraction is developed, so more lattice energy is released। जी ठीक है ना। हमने अगर इसके साथ हमने एक्सप्लेन करना है विद साइज, अगर आप साइज के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो फिर आपने साइज के साथ रिलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू आइंस। ठीक है, बट अगर आप रेडियस पे बात करते हैं तो फिर आपने उसको चार्ज डेंसिटी के साथ लाजमी जो है रिलेट करना है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, उसकी वजह से लैटिस एनर्जी कैसे रिलीज होगी, उस पर बातें करेंगे। क्लियर है इतनी बात। सेकंड वाला आंसर, लास्ट क्लास में हमने लैटिस एनर्जी जो है उसको कम्प्लीटली देख लिया था। अब आपने आना है, कुछ रिमेनिंग एनर्जी चेंजेस हैं जिनको हमने समझना है। डेफिनेशन और इक्वेशन दोनों आपको उसकी अगेन सारी एनर्जी चेंजेस की आनी चाहिए। कुछ एनर्जी चेंजेस है जो हम एस में ही पढ़ के आए थे, उसमें से एक आपके पास जो है वो लैटिस एनर्जी हो चुका है हमारा, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी एक इसको पढ़ना है आपने। ठीक है, इसके अलावा एटमाइजेशन होगी वो पढ़ेंगे। फिर एक नया एनर्जी चेंज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से, वो आपने पढ़ना है। डेल्टा नॉट फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, डेल्टा नॉट न्यूट्रलाइजेशन। बस 3-4 एनर्जी चेंजेस और रहते हैं, उसके बाद हम बॉर्ने पे साइकिल पे पहुंच जाएंगे। आयनाइजेशन एनर्जी एस में भी आपको याद होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ये एनर्जी आपको देनी पड़ती है, यानी ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, ऑलवेज एंडोथर्मिक हमारे सिलेबस में। इसको हम डिफाइन कैसे करते थे, हम इसको कहते थे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है। और फिर आपको पता होगा कि अब इसकी अगर हमने इक्वेशंस लिखनी है, तो अगर सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो सोडियम गैशियस एटम में से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप सोडियम सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। सोडियम सॉलिड को जो आप इनिशियली एनर्जी दोगे वो किस में यूटिलाइज हो रही होगी, पहले सॉलिड के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स टूटेंगे, एनर्जी उधर यूटिलाइज होगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर जब ये लिक्विड में चला जाएगा तो उसके बाद दोबारा से आप एनर्जी दे रहे होंगे तो वो यूटिलाइज हो रही होगी रिमेनिंग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। फिर ये गैसेस एटॉमिक फॉर्म में जब जाएगा, इसके बाद जो एनर्जी आप देंगे वो फिर यूटिलाइज होगी कहाँ पे, आपका इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा हमने आयनाइजेशन एनर्जी करते हुए मेक श्योर करना है कि हमारा जो एलिमेंट है वो गैसेस एटॉमिक फॉर्म में। ठीक है, एक गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सोडियम की अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखूं तो सोडियम गैसेस में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और सोडियम 1+ गैसेस आयन बनाएंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, जिसमें हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाले। इसी तरह अगर मैं ये मैग्नीशियम के लिए लिखना चाहता हूँ तो मैग्नीशियम का आपने आयन पढ़ा होगा, मैग्नीशियम 2+। ठीक है, तो ये किस तरह बनेगा, सबसे पहले आप मैग्नीशियम गैसेस एटम से शुरू करोगे, गैशियस एटम से, और फिर सबसे पहले इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन जो होगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आप पहले बाहर निकालोगे और मैग्नीशियम 1+ गैशियस वाला आयन बनेगा। फिर आप दूसरी दफा एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे जिसमें अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, ऑलरेडी एक गैशियस आयन जिसपे एक इलेक्ट्रॉन जो लूज कर चुका है। ठीक है, अब मैग्नीशियम गैशियस एटम में से नहीं निकलेगा। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि पहली वाली आयनाइजेशन एनर्जी हो चुकी हुई है। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमारे पास मैग्नीशियम 1+ गैशियस आयन से निकलेगा, मैग्नीशियम 2+ गैशियस आयन बनेगा और साथ एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है ना। तो अब हमें ज़रा डिफाइन भी करना आना चाहिए फर्स्ट आयनाइज। अब मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बता दी है कि वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। बट जब आपको वो बोले कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करना है, आपने डिफाइन करना है, तो फिर थोड़ा सा आपने डिफरेंट तरीके से डिफाइन करना है, इक्वेशन सामने रखते हुए हम डिफाइन करते हैं। तो अगर वो बोले डिफाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बनेगी जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में किससे इलेक्ट्रॉन निकल होता है? गैसेस एटम में से निकल होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion having 1 प्लस का चार्ज। ठीक है, जब स्पेसिफिकली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक ऐसा आयन बनेगा जिसपे 1 प्लस का चार्ज है। ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताने। इसी तरह अगर वो बोले सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन लिखें तो इसी इक्वेशन को देखते हुए लिख सकते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपके पास, उसकी डेफिनेशन में हम बोलेंगे जी ये वो एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप इलेक्ट्रॉन किससे निकालो? ऐसे आयन से जिसकी ऑलरेडी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल देता हूँ बार बार। आयनाइजेशन एनर्जी में, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब आपके पास एक गैसेस एटम नहीं है, एक गैसेस आयन है जिसमें से आप फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज होंगी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में गैसेस एटम से, यहाँ पे फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस आयन हैविंग 1 प्लस चार्ज टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसेस आयन हैविंग 2 प्लस का चार्ज। ठीक है, तो सिर्फ फर्क कितना सा है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करते हुए आप जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो एक गैसेस आयन से निकालते हैं जिसपे 1 प्लस का चार्ज था ऑलरेडी, और एक ऐसा गैसेस आयन बनाएंगे जिसपे अब 2 प्लस का चार्ज हो। ठीक है, तो ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी थी। अब आयनाइजेशन एनर्जी में ना आपको ट्रेंड्स, जैसे आपने एएस में याद किए थे उस तरह ए टू में भी पूछता है, तो ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमें पता होनी चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स क्या हैं? एक आपको अक्रॉस पीरियड पता होना चाहिए। ठीक है, अक्रॉस पीरियड, किसी भी पीरियड के अक्रॉस कैसा ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी चलता है। और दूसरा जो हमें पता होना चाहिए वो है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोलता है कि जी एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस पीरियड 3 एलिमेंट्स। तो पीरियड 3 ना हमारा सोडियम से शुरू होता है। पीरियड 3 में हमारे पास सोडियम है Na11, फिर आपके पास मैग्नीशियम है 12, फिर एल्यूमिनियम है 13, फिर सिलिकॉन है 14, फिर फॉस्फोरस 15, फिर सल्फर 16, फिर क्लोरीन। ये एलिमेंट्स हैं जो हमारे पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इन सब के लिए ना हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें और वो भी एनर्जी ऑर्बिटल वाली शक्ल में, तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया। 1s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 2s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर 2p में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। 2p में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हो गए 10, और एक इलेक्ट्रॉन इसका 3s में पड़ा होगा। इसी तरह अगर मैग्नीशियम के लिए लिखें तो मैग्नीशियम के पास, ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस आ गया। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड एल्यूमिनियम के लिए अगर लिखें तो एल्यूमिनियम के पास अगेन ये न्यूक्लियस आ गया उसका। 1s में 2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हमारे पास 12 हो गए। और एक जो इलेक्ट्रॉन है इसका वो 3p में पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये 1s, 2s, 2p, 3s एंड 3p। तो जल्दी से मैं बाकियों के लिए भी लिख लेता हूँ। तो इसको जरा मुझे 2 मिनट देना, मैं जरा क्लियर करके लिख लूँ अपने पास। दिस इज फॉर सोडियम Na11, फिर मैग्नीशियम 12, और फिर हमारे पास है उसके बाद एल्यूमिनियम 13। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिलिकॉन 14, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, और तकरीबन एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी भी। इसके बाद भी तकरीबन सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, बस 3p में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सिलिकॉन के बाद आता है फॉस्फोरस P15। फॉस्फोरस के लिए भी तकरीबन एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बस 3p में एक और इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे पास सल्फर है, तो मैं उसको नीचे बना रहा हूँ। जो सल्फर है, जो फॉस्फोरस के बाद आएगा आपके पास सल्फर, उसकी भी एग्जैक्टली सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बट 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है। एंड क्लोरीन आ जाएगा आगे। अच्छा, तो 3p4 और ये 3p 5 इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा हम ग्रुप 8 वाले को नहीं देखते हैं, ग्रुप 8 ने इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं है, उसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम मूव कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मूव करते हुए जब आप जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? सोडियम के पास 12 प्रोटॉन्स हैं, सॉरी सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स हैं, सिलिकॉन के पास 14 हैं, 15 प्रोटॉन्स, 16 प्रोटॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। ठीक है, हम क्रॉस पीरियड की बात करने लगे अभी। अब आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स क्या थे उनको आपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एक इधर से जनरल ट्रेंड निकलेगा और एक फिर हम दो स्पेशल केसेस उनको डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी जो आपने डिस्कस करने होते हैं वाइल आंसरिंग। जी, फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इसमें तीन फैक्टर्स हैं। एक हमारे पास न्यूक्लियर पुल, जिसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है जिसमें प्रोटॉन्स पड़े हैं उस पर जोर लगाएंगे। सेकंड हमारे पास जो फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और थर्ड जो फैक्टर है आपका वो है एटॉमिक साइज। ठीक है, इसको आप डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब इन तीनों फैक्टर्स के लिए क्रॉस द पीरियड बात करते हैं। क्रॉस द पीरियड अगर हम देखें तो न्यूक्लियर पुल को क्या हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर पुल क्या करता है? न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। तो जब ज़्यादा न्यूक्लियर पुल है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा प्रोटॉन्स खींच रहे हैं, तो उसको वहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो फैक्टर्स हमारे पास, इसमें न्यूक्लियर पुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड जो एटॉमिक साइज था वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ता जा रहा है, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो भी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। इसके अलावा जब जनरल ट्रेंड में आप देखते हैं, तो जनरल ट्रेंड में हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट हम उसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। कैसे कि अगर हम फर्स्ट सोडियम को देखें, तो आपके पास सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कितने शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये तमाम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट मैग्नीशियम के केस में देखें, तो उधर भी सेम शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में डिफरेंस है, बट एल्यूमिनियम एंड बियॉन्ड सारों में सेम नंबर ऑफ क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। 12 12 इलेक्ट्रॉन्स का सब में क्या है? शील्डिंग इफेक्ट है। यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जी, तो ये इसमें ये इंक्लूडेड है नीचे वाले जो है, ये मैंने उसको सर्कल किया है। अब इसका मतलब है कि अगर हम ओवरऑल देखें तो शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एक्जैक्टली कांस्टेंट नहीं है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। पहले दो में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है, बाकी सारों में 12 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है, 12 इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम कह सकते हैं कि यार तकरीबन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है। जब जनरली ट्रेंड देख रहे होते हैं तो फिर इसको कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इसकी वजह से तो आयनाइजेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर बात आती है हमारे एटॉमिक साइज की। इसके बाद जो बात आएगी वो होगी हमारे एटॉमिक साइज की, या डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। तो वैसे आपको पता है जनरली अक्रॉस पीरियड जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है, क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस में, तो वो प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन पे आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो साइज है वो क्या कर जाता है? श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़े हमारे पास लेफ्ट टू राइट जब भी पीरियड में मूव करते हैं, न्यूक्लियर पुल बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। एंड क्योंकि डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है अब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन लगा सकता है उसमें। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए या लूज करवाने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी पड़ेगी? अगर एटॉमिक साइज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी फिर ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, जिसकी वजह से डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस डिक्रीजेस, सो मोर आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो अगर देखें तो न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है जनरल ट्रेंड में। और इसके अलावा एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम हो रहा था। जब डिस्टेंस कम हो रहा था तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं और दो फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो फाइनली हमारा जो जनरल ट्रेंड अक्रॉस पीरियड बनेगा फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, उसको हम लिखेंगे कि जी न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। दूसरा, शील्डिंग इफेक्ट ऑल्सो इन, शील्डिंग इफेक्ट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और थर्ड, डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस डिक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर पुल। तो देयरफॉर मोर आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड
जी स्क्रीन आई है वापस। तो हम बोलेंगे जी देयर फॉर मोर आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा जनरल ट्रेंड है क्रॉस पीरियड, जिसमें न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। शीलिंग फैक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर पुल आपका बढ़ता जा रहा था, इस वजह से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी चाहिए। इसका मतलब क्रॉस पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जनरल ट्रेंड देखते हैं। बट इसमें आपको याद होगा दो ऐसे केसेस थे, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, जिसमें ग्रुप थ्री की ज़्यादा होनी चाहिए बट, यार एक इंटरनेट का इशू है सबर। जी, तो हमने देखा था कि जब अक्रॉस पीरियड, वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, बट ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री में ग्रुप थ्री की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट आपने देखा कि ग्रुप टू की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रुप थ्री। स्पेशल केसेस, बीच में एक्सेप्शन में। और इसी तरह ग्रुप फोर एंड ग्रुप फाइव में, सॉरी ग्रुप फाइव एंड ग्रुप सिक्स, ये जो हमारे पास ग्रुप फाइव है और जो हमारे पास ग्रुप सिक्स है, इनमें भी ग्रुप सिक्स की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट ग्रुप फाइव की क्या निकली, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा निकली। तो इसको आप सेपरेटली, सवाल वो आपसे पूछता है और सेपरेटली इसको एक्सप्लेन करना होता है, तो आप अपने पास लिख लेंगे स्पेशल केसेस, जिसमें हमारे पास एक स्पेशल केस है ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री, और दूसरा स्पेशल केस है ग्रुप फाइव एंड ग्रुप सिक्स, जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। ऑल्दो ग्रुप थ्री की ज़्यादा होनी चाहिए, बट ज़्यादा किसकी है, आपके पास ग्रुप टू की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ग्रुप थ्री। एंड इसी तरह ग्रुप फाइव सिक्स की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट ग्रुप फाइव की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आ रही। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा लेता हूँ इन ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम अपने पास इन एलिमेंट्स की उठा लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप कंसिडर करें, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री को, तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि आपके पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, यानी ग्रुप टू के एलिमेंट की ज़्यादा आ रही है फ्रॉम ग्रुप थ्री। तो यहाँ पे बिल्कुल सामने हमें एक रीजनिंग नजर आ रही है। जब हम जनरल ट्रेंड देखते हैं ना, तो हम इसी शील्डिंग इफेक्ट को ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोलते हैं, बट जब इन दोनों में हम सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस वक्त पे हमने क्या करना है, हमने इसको जरा डिटेल में देखना है। अब इन दोनों में ये वजह है कि अगर आप मैग्नीशियम को देखें तो उसका शील्डिंग इफेक्ट कितना है, 10 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान आ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल रहे हैं ना 3s से, तो यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट जब हम उसको देखते हैं आपके पास एल्यूमिनियम को, तो वहाँ पे ये शील्डिंग इफेक्ट में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी तो इंक्लूडेड हैं इसमें शील्डिंग। तो यहाँ पे मोर शील्डिंग इफेक्ट है, मोर शील्डिंग इफेक्ट है। और दूसरा, आप देखो कि मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पड़ा है, 3s में। ठीक है, यानी इधर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी क्या है, कम। जबकि अगर एल्यूमिनियम में देखते हैं तो ये एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3p में पड़ा है, जो 3s से भी ज़्यादा दूर होती है। ठीक है, 3s के बाद आता है 3p, तो वो डिस्टेंस भी इसका क्या है, ज़्यादा, तो मोर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रुप थ्री की फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, कम आएगी, और ग्रुप टू की ज़्यादा आएगी। तो हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि इन मैग्नीशियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन is in 3s orbital या 3s subshell, which is closer to the nucleus, whereas in aluminium the valence electron is in 3p subshell, which is further away from the nucleus, which is further away from the nucleus। ठीक है, ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वीकर होती जाती है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना अभी के टाइम पे हमारे लिए आसान है, मैग्नीशियम से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और रीज़न भी है कि मैग्नीशियम में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम है,
जबकि एल्यूमिनियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो इन एल्यूमिनियम मोर शील्डिंग इफेक्ट, मोर शील्डिंग इफेक्ट, देयर फॉर वीकर अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन with the nucleus. So the above two factors result in less ionization energy for aluminium than मैग्नीशियम। ठीक है। तो क्योंकि वैसे तो जनरल ट्रेंड में हम कहते हैं कि यार जनरली अगर देखें लेफ्ट टू राइट जाते हुए आपके पास आयनाइजेशन इंक्रीज ही हो रही है, बट अगर ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 को स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो फिर उस टाइम पे हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के कंपेयर करना है इनको कि यार कहाँ पे किस तरह की बात। अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट कांस्टेंट नहीं गिनेंगे, ठीक है, वो जनरल ट्रेंड में। अब यहाँ पे हमारे लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स्ट्रा हो गए हैं ये भी मैटर करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हमने फिर डिटेल में देखना है। तो इस वजह से ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ग्रुप 3, क्योंकि ग्रुप 2 में कम शील्डिंग इफेक्ट है, और दूसरा ग्रुप 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप निकालना चाहते हैं वो 3s के सबशेल में पड़ा हुआ, ठीक है, जो कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस है, तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जबकि एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम में आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3p में पड़ा हुआ है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकालना चाहते हो, ये वाला, ठीक है। तो ये ज़्यादा फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है, थोड़ी सी वीकर अट्रैक्शन, दूसरा इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, अगेन वीकर अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस, इसका मतलब है इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इसको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सेकंड केस जो हमारे पास है वो है ऑफ ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6, जिसमें हमने इधर लिखा है अपने पास फॉस्फरस एंड सल्फर, ठीक है, कोई और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है फॉस्फरस एंड सल्फर के लिए सिर्फ कराएं। तो ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं जी, एक तो फॉस्फरस, मैं दोबारा से ही लिख लेता हूँ, फॉस्फरस है P15 और सल्फर है S16। फॉस्फरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p में फॉस्फरस के पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जबकि सल्फर देखें तो ये है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3p जो ऑर्बिटल है इसका उसमें 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, 16 पूरे हो गए। अब अगर यहाँ पे हम वो फैक्टर्स लगाएं ना कि न्यूक्लियर पुल, तो न्यूक्लियर पुल सल्फर का ज़्यादा है, ठीक है, तो एक फैक्टर सल्फर जीत जाता है, बट उसके अलावा शीलिंग इफेक्ट दोनों में सेम है 12 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये फैक्टर भी बाहर। इसके अलावा डिस्टेंस भी सेम है, जहाँ से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं इधर भी 3p से निकल रहा है, इधर भी 3p से निकल रहा है, बट स्टिल न्यूक्लियर पुल ही सिर्फ एक फैक्टर बनता है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है, सिर्फ न्यूक्लियर पुल ही फैक्टर बनता है, और फिर उसके हिसाब से तो ग्रुप 6 की ज़्यादा होनी चाहिए बट ग्रुप 5 की ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, उसके लिए एक स्पेशल फैक्टर है यहाँ पे जिसको आप कहते हैं कि आपने पढ़ा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं, मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होगी हमारे लिए, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो सल्फर में देखो ना इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, सल्फर में देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, आपके पास एक पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है, एक पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है, जबकि अगर हम फॉस्फरस में देखें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल से निकल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पेयर के दरमियान ऑलरेडी एक रिपल्सिव फोर्स जो है या रिपल्जन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब इस रिपल्जन की वजह से जब इधर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है ना। तो इसमें एक स्पेसिफिक नई चीज़ आ जाती है कि इन सल्फर देर इज स्पिन पेयर रिपल्जन, स्पिन पेयर रिपल्जन बिटवीन द 3p इलेक्ट्रॉन्स या 3px इलेक्ट्रॉन्स which results in lesser ionization energy to remove electron, ठीक है। बाकी फैक्टर्स हमने देखे, उसमें बाकी दो फैक्टर्स तो सेम थे, शीलिंग इफेक्ट एंड डिस्टेंस, वो सेम था। आपके पास फर्क किस चीज़ का था, न्यूक्लियर पुल का, न्यूक्लियर पुल के हिसाब से सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए। ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 में क्या मसला था कि जो ग्रुप 6 के एलिमेंट्स हैं उनमें आपके पास पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से जब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे तो इधर एक ऑलरेडी स्पिन पेयर रिपल्जन का लफ्ज यूज़ करते हैं कि जो आपके पास पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसकी वजह से रिपल्जन है, ठीक है, ऑलरेडी रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो जब यहाँ पे एनर्जी देंगे तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम उसको यही बताते हैं कि इन ग्रुप 6 या इन सल्फर देर इज स्पिन पेयर रिपल्जन बिटवीन द 3px इलेक्ट्रॉन्स, या 3p का x ऑर्बिटल है ना, ठीक है। तो 3px में स्पिन पेयर रिपल्जन है जिसकी वजह से उसको फिर लेस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू ग्रुप 5 का फॉस्फरस, जिसमें 3p में कहीं पे भी पेयरिंग नहीं हुई हुई, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तो मोर आयनाइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आपने सिर्फ याद रखना, अगेन एक जनरल ट्रेंड है जो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही करती है, ठीक है, इसको पता होना चाहिए। और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि इनमें दो केसेस आते हैं, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, जो सेपरेटली हम देखें तो ग्रुप 2 की ज़्यादा होती है, और इसी तरह ग्रुप 5 एंड ग्रुप 6 में ग्रुप 5 की आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है। बाकी सारे किसी भी ग्रुप्स में आप कंपैरिजन करोगे तो वो आपके पास जो ग्रेटर ग्रुप है उसकी हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना, जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे वो। ये दो केसेस हैं जो जनरल ट्रेंड को भी फॉलो नहीं करते, इनमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है।
कि इधर क्या रीजन है। ठीक है ना। अच्छा तो ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी था पूरा। अब नेक्स्ट एनर्जी चेंज जो आपने पढ़ना है वो है एटमाइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। और एटमाइजेशन जो है हमेशा अगेन हमारे लिए एंडोथर्मिक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब एटमाइजेशन जो है, ये हम क्या कहते हैं, एटमाइजेशन क्या होती है, तो हम इसको बोलते हैं जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक वन मोल, रिक्वायर्ड टू फॉर्म वन मोल ऑफ गैसियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट इक्वेशन आपने याद रखनी है कि हमेशा एटमाइजेशन में एक मोल गैसियस एटम बनेगा, और किससे बनेगा, फ्रॉम एलिमेंट बनेगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है। तो इसी से डिफाइन भी किया जा सकता है इसको, और इधर से ही आप इक्वेशंस भी बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल वो आपसे बोलता है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। ठीक है। तो सोडियम की एटमाइजेशन किस तरह लिखेंगे, डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम अगर लिखनी है आपने, तो कैसे लिखेंगे कि एक मोल सोडियम का गैसियस एटम बने, हमेशा एक मोल ही बनना चाहिए, डेफिनेशन कहती है। किससे बने, फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशन। सोडियम एलिमेंट है, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन दोनों एटॉमिक सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। तो अब आप इसको बैलेंस कर लो, राइट साइड पे एक सोडियम, लेफ्ट साइड पे एक सोडियम होना चाहिए, तो ये हमारे पास एटमाइजेशन की इक्वेशन बन गई। इसी तरह अगर वो आपसे बोले कि राइट डाउन द एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन की जो एटमाइजेशन की इक्वेशन है वो क्या होगी कि एक मोल क्लोरीन का गैसियस एटम बने, एटम। ठीक है। फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो एलिमेंट हमारे पास क्लोरीन है, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन Cl2 डायटोमिक गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है। तो अगर हम बैलेंसिंग कर लें, अब क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि एक मोल ही बनना चाहिए गैसियस एटम, तो राइट साइड पे आप बैलेंसिंग को नहीं छेड़ सकते, लेफ्ट साइड पे बैलेंसिंग करेंगे, तो राइट पे एक क्लोरीन, लेफ्ट साइड पे भी एक होना चाहिए। इधर क्या मल्टीप्लाई करते हैं साथ, 1/2। तो ये हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की इक्वेशन आ गई। इसी तरह अगर हमने लिखना है जी एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रोमीन की एटमाइजेशन क्या होगी कि एक मोल ब्रोमीन का गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशन। तो एलिमेंट कौन है, Br2, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन Br2 लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। और बैलेंसिंग करते हुए राइट साइड पे एक मोल ही बनना चाहिए था, तो लेफ्ट साइड पे क्या लगा देंगे, 1/2। इस तरह हमें इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। इसी तरह अगर वो बोलते हैं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगला कर लेते हैं हम, सल्फर के लिए लिख रहे हैं, तो सल्फर की एटमाइजेशन की इक्वेशन क्या होगी कि एक मोल सल्फर का गैसियस एटम बनता है फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। तो सल्फर S8 सॉलिड की फॉर्म में होता है अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है कि एक मोल ही बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे 8 के साथ क्या लगा दो, 1/8। ये एटमाइजेशन ऑफ सल्फर की इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। तो हमें एटमाइजेशन फॉर एनी एलिमेंट लिखनी आनी चाहिए, एक मोल गैसियस एटम बनाना है, एलिमेंट से बनाना है, अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस बनाना है। इसी तरह फॉस्फोरस भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉस्फोरस का बनेगा 1 मोल ऑफ पी गैसियस, किससे बनेगा, फॉस्फोरस होता है P4 सॉलिड की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो इसको बैलेंस कर लें, तो एक मोल ही बनना चाहिए, लेफ्ट साइड पे 1/4 लगा दो। तो ये हमारे पास एटमाइजेशन की इक्वेशंस आ गई हैं फॉर, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हमने इसकी देख ली हैं। अब आपने क्या करना है, अब किसी के लिए भी बोले, फॉर एग्जांपल बोले ऑक्सीजन के लिए लिखो, तो आपने रिवर्स में इक्वेशन बनानी है, एक मोल ऑक्सीजन का गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट जो कि O2 गैस की फॉर्म में होता है अंडरस्टैंडिंग कंडीशन। बैलेंस कर लें तो 1/2 इधर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास एटमाइजेशन का एनर्जी चेंज है। एक तो डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसकी इक्वेशन बनाते किस तरह। ठीक है। खुद से इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए इसकी। अच्छा अब एटमाइजेशन हो गया हमारा। डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन उसको भी डिस्कस किया था। ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, 95% केसेस में ये एक्सो ही होती है। ठीक है। डेल्टा इज नॉट फॉर्मेशन क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड जो कि आयनिक भी हो सकता है और कोवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है फॉर आयनिक कंपाउंड्स, वो लैटिस एनर्जी है जो स्पेसिफिक है फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली। ठीक है। तो एनर्जी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है। उसकी मैंने शॉर्ट इक्वेशन भी आपको लिखवाई थी कि एक मोल बनना चाहिए कंपाउंड। ठीक है। एक मोल कंपाउंड बनेगा, आयनिक भी हो सकता है, कोवलेंट भी हो सकता है, और किससे बनेगा, फ्रॉम एलिमेंट्स बनेगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। एलिमेंट्स के जो भी स्टेट्स हैं अंडरस्टैंडिंग कंडीशन, वहां से आपने इसको फॉर्म करना शुरू करना है। तो इसको भी रिवर्स में ही इक्वेशन बनाओगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। फिर लैटिस एनर्जी देखिए कि एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज फाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। ठीक है। तो लैटिस एनर्जी भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लैटिस एनर्जी था जब एक मोल आयोनिक कंपाउंड बने फ्रॉम गैसियस आयंस, अपने गैसियस आयंस से। ठीक है। तो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी की एनर्जी चेंज थी, और लैटिस एनर्जी हमेशा हमारे लिए एक्सोथर्मिक होती है, यानी नेगेटिव होती है। ठीक है। तो हमारे पास ये एनर्जी चेंजेस थे जो हमने देखने थे। इसके अलावा जो एक एनर्जी चेंज आप कराया गया वो है ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।
जो लास्ट नया एनर्जी चेंज है वो है ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है आयनाइजेशन एनर्जी का जो है ऑपोजिट है। आयनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन जो था वो रिमूव करा रहे थे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज, इसको हम डिफाइन अगर करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम कहते हैं कि जी एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion, 1 mole of gaseous ion। ठीक है, अब ऐड कराना है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी आपके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, अगर दो कराए दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो वो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ये हम कहते हैं जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन आप किसी भी गैसियस आइटम में ऐड कराते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे थे, अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of of gaseous ion। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगेन इलेक्ट्रॉन ऐड कराना हो या रिमूव कराना हो आपके पास हमेशा जिस भी स्पीशी में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं या रिमूव करा रहे हैं उसको किस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर इसकी मैं एक एग्जांपल लिखूँ अपने पास, तो एग्जांपल कुछ इस तरह बनेगी कि आप अपने पास क्लोरीन का गैसियस एटम है, उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं और क्लोराइड का गैसियस आयन बना देते हैं। क्योंकि अभी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कराया तो इस पर 1 माइनस का चार्ज होगा जो आयन आपके पास बनेगा। ठीक है ना, इसी तरह एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है, जरूरी नहीं है गैसियस एटम में ही इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं, आप हो सकता है सोडियम 1+ गैसेस में इलेक्ट्रॉन ऐड कराओ। ठीक है, और उसको किस में भेज दो, सोडियम गैसियस एटम में, न्यूट्रल एटम में भेज दो। मकसद क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है और एक गैसियस स्पीशी में इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का चेंज है, अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज भी इसी तरह अगर मैं आपके पास ऑक्साइड आयन के लिए लिखूं, ठीक है, ऑक्साइड आयन क्या होता है, O2- गैसेस। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन गैसेस एटम में आपने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की होगी और वो O1- गैसेस एटम बना होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जब आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कराया इसमें। फिर इसी तरह सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी होगी, ऐसे स्पीशी की होगी जिसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, तो जो अब इलेक्ट्रॉन आप ऐड करा रहे हो वो ऑक्साइड आयन में ऐड करा रहे हो जिस पर 1- का चार्ज है। तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो एक आयन में ऐड होगा जिस पे ऑलरेडी 1- का चार्ज था, और अब वो कैसा आयन बनाएगा जिस पे 2- का चार्ज है, इसको हम बोलेंगे अपनी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो O2- वाला आयन है वो इस तरीके से बनता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का आता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक्सो भी हो सकती है एंड एंडो भी हो सकती है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी वॉज ओनली एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंड सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। सिर्फ पहली जो आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है दैट इज एक्सोथर्मिक, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, जबकि जो बाकी रिमेनिंग आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैं वो हमेशा एंडोथर्मिक होंगी। अब इसकी रीज़न क्या है कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो आपके पास एक न्यूट्रल गैसियस एटम होता है जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसमें। ठीक है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो एक गैसियस एटम होगा जिसका एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसमें प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। ओवरऑल इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन आता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके सामने आता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, डेवलप होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगी, डेवलप होगी। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, कोई बॉन्ड बनता है, तो आपके पास हीट एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज होती है वहाँ पे। ठीक है, सो हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो रही है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एक न्यूट्रल गैसियस एटम में जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इनके ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। और जब फोर्स डेवलप होगी तो वहाँ पे हीट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस वजह से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, तो सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज ऑलरेडी एक ऐसे आयन के ऊपर हो रही होंगी जिन उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा जिनके ऊपर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उन्होंने पहले से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो आपके पास ऐड हो रहा होता है एक नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर। ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गई थी इसकी। तो अब जब इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर ऐड कराना चाहते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है और इस ओवरऑल उस पूरे आयन के ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है, एक रिपल्जन आपके पास नजर आएगी आपको बिटवीन द इलेक्ट्रॉन जो कि ऐड होना चाह रहे हैं इसमें, और जो आयन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराने, दोनों के क्योंकि सेम चार्जेस हैं, इसकी वजह से इनके बीच में रिपल्जन होगी। तो इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपकी जो है एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद से हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच में, इसको खत्म करने के लिए आपको वी हैव टू प्रोवाइड हीट एनर्जी, प्रोवाइड हीट एनर्जी, जिसकी वजह से सेकंड हो या थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, वो सब तमाम क्या बन जाती है, एंडोथर्मिक बन जाती है। आपको एनर्जी देनी पड़ जाती है उसमें। जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एक गैशियस एटम था सिर्फ, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, तो गैशियस एटम के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज था, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है यहाँ पे। जबकि सेकंड थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब करे होंगे तो एक नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिपल्सिव फोर्स होगी, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम एनर्जी देंगे तो फिर आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी फॉर सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। क्लियर इतनी बात? तो आपसे एक एफएक्यू पूछेगा पेपर में भी, वो कहते हैं जी उनके पास एक्सप्लेन वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ठीक है, या चलो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि वाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। पहले ये जरा आंसर कर लेते हैं इसको, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो क्यों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आपकी है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो रही होती है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक ऐसे गैशियस एटम में ऐड हो रहे हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना? तो हमसे बताएंगे जी कि ड्यूरिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वी आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन टू अ gaseous atom where a force of attraction develops between the positively charged nucleus and the negatively charged incoming electron. So heat energy is released. So heat energy is released. ठीक है, इस वजह से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हमारी क्या है, हमारे लिए हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज होगी वहाँ पे। फिर वो आपसे ये सवाल भी पूछता है कि एक्सप्लेन वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। तो एक्सप्लेन वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक। तो आप उसे यही बताएंगे कि अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करें तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव गैशियस आयन में ऐड करा रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी एक ऐसा गैशियस आयन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो एक रिपल्जन होगी बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द गैशियस आयन। तो आपको उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, एंडोथर्मिक एक प्रोसेस बन जाएगा। तो हम इसे बताएंगे कि जी इन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड is being added to an already negative ion, to an already negative ion. So a repulsive force develops between the ion and the electron. So we have to provide heat energy to overcome this repulsion, to overcome this repulsive force. ठीक है, तो हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ती है। इधर तक क्लियर है बात, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट एंड सेकंड के इनकी मैग्नीट्यूड्स क्यों एक एंडोथर्मिक होगी और एक एक्सोथर्मिक होगी, ये बात क्लियर है सबको? यार ये किधर से आ गया? हाँ जी, बाकी भी बताओ जल्दी से। अफसा, आयशा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट जो एनर्जी चेंज है जो हमने कल मेरे ख्याल में डिस्कस कर लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। जी, तो हमारे पास एक लास्ट एनर्जी चेंज है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, और जो एटमाइजेशन है उसका सिंबल डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन करके वो देगा। एक बात जो याद रखनी है, एटमाइजेशन जो है इसमें आप गैसेस एटम बना रहे होते हो, तो हमेशा इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक होगा, यानी इसका एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि देनी पड़ेगी, ये एब्जॉर्ब लिखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ अ गैशियस एटम फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स या फ्रॉम इट्स एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब आपने इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है उसको याद रखना है कि 1 मोल गैशियस एटम ही बनेगा। ठीक है, और अपने एलिमेंट से बनेगा,
तो बैलेंसिंग करते हुए ख्याल रखना है कि जो एक मोल गैशियस एटम आपने लिखा है उसको नहीं छेड़ना। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसकी शॉर्ट इक्वेशन अगर बनाए तो वो रिवर्स में आपने इसी तरह जैसे शॉर्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ आपने भी इसी तरह इक्वेशन भी इसी तरह बनानी है कि एक मोल हमारे पास गैशियस एटम बनेगा। किससे बनेगा? अपने एलिमेंट से बनेगा, अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। ठीक है, डिफाइन भी इसी से कर सकते हैं शॉर्ट इक्वेशन से, और इक्वेशन भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ सोडियम की एटमाइजेशन लिख के दिखाओ, या एटमाइजेशन ऑफ सोडियम की मुझे इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे कि एक मोल सोडियम का गैशियस एटम बना फ्रॉम एलिमेंट जो कि क्या है? सोडियम। और अंडरस्टैंडिंग कंडीशन सोडियम होता है Na सॉलिड की फॉर्म में। एट द एंड बैलेंसिंग भी करनी है, तो इक्वेशन कहती है कि एक मोल गैशियस एटम बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो एक राइट साइड पे Na है, लेफ्ट साइड पे भी एक होना चाहिए, तो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। दिस इज द इक्वेशन फॉर एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। फिर आपके पास है कि अगर वो कहता है जी एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन लिख के दिखाओ, तो क्लोरीन की एटमाइजेशन कैसे लिखेंगे? एटमाइजेशन ऑफ Cl2। तो क्लोरीन का एटमाइजेशन क्या है कि एक मोल क्या बने हमारे पास? क्लोरीन का गैशियस एटम बने, एटम Cl2 गैस ना बने, गैशियस एटम बने, सिंगल एटम। और किससे बने? फ्रॉम एलिमेंट जो कि क्लोरीन है, अंडरस्टैंड कंडीशन Cl2 गैस डायटोमिक गैस की फॉर्म में होती है। अब डेफिनेशन कहती है कि एक मोल गैशियस एटम बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे बैलेंसिंग करेंगे, आपको लेफ्ट साइड पे दो क्लोरीन नजर आ रहे हैं, उसको एक बनाने के लिए 1/2 साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे लिए क्या है? एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह लास्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं ऑफ सल्फर, या ऑक्सीजन कर लेते हैं, डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ, बल्कि सल्फर ही कर लेते हैं, सल्फर। तो हम इसके लिए लिखेंगे जी कि एक मोल सल्फर का गैशियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट जो कि सल्फर है एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस S8 सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग करें तो इक्वेशन कहती है कि एक मोल ही गैशियस एटम बनना चाहिए, डेफिनेशन कहती है। तो हमें लेफ्ट साइड पे क्या लगा लेना चाहिए? 8 सल्फर को 1 बनाने के लिए 1/8 लगा लेना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ सल्फर की क्या बन चुकी हुई है? इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं जरा जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं तो कौन कौन से एनर्जी चेंजेस हैं जो हमने अभी तक किए हैं। उसमें सबसे पहला था डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन, जिसमें आपके पास एक मोल कंपाउंड बनेगा जो कि आयोनिक भी हो सकता है और कोवलेंट भी हो सकता है, और ये बनेगा फ्रॉम एलिमेंट्स। ये डेल्टा इज नॉट या एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। एक एनर्जी चेंज हमें ये और इसकी इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। ये शॉर्ट इक्वेशन में लिखता जा रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, फिर उसके बाद हमने किया डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन। वो कंबशन अभी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंबशन के बारे में आपको याद होना चाहिए कि एक मोल कंपाउंड आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करते हैं? एक्सेस O2 गैस की प्रेजेंस में बर्न करेंगे और क्या बना के देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमेशा बनेगा उस कंपाउंड से। ये हमारे पास डेल्टा इज नॉट ऑफ कंबशन है, नॉट ऑफ कंबशन। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से एनर्जी चेंजेस हैं जो आगे यूज करने हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो उसमें सबसे पहला लैटिस एनर्जी। एक फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, एक लैटिस एनर्जी की वैल्यू। तो लैटिस एनर्जी हमने जो पढ़ा है, लैटिस एनर्जी होता है जब आपके पास एक मोल आयोनिक कंपाउंड से बने, एक मोल आयनिक कंपाउंड बने फ्रॉम गैशियस आयंस बने, फ्रॉम गैशियस आयंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो एनर्जी चेंज उस टाइम पे आएगा वो लैटिस एनर्जी आएगा, और लैटिस एनर्जी हमारे लिए हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बने फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, लैटिस एनर्जी के अलावा आयनाइजेशन एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? जब एक मोल गैशियस एटम में से आप एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालें और एक मोल ऑफ गैशियस आयन बनाएं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। ये हमारे लिए आयनाइजेशन एनर्जी थी, हमेशा एंडोथर्मिक होती है। फिर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अभी आपने पढ़ा, इसमें आप गैशियस एटम में ही एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो वो क्या बना के देगा? X1 माइनस गैशियस बना के देगा। ठीक है, नेगेटिव आयन बना के देगा जिसमें नेगेटिव चार्ज है। और लास्ट जो एनर्जी चेंज आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन क्या है कि जब आप एक मोल गैशियस एटम बनाएं फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, एलिमेंट से एक मोल गैशियस एटम हमें बनाना पड़े, एलिमेंट से एक मोल गैशियस एटम जब आप बनाएं, तो याद रखना रिवर्स में इक्वेशन अगर बनाएंगे ना, जिधर जिधर बताया मैंने शॉर्ट इक्वेशन जहाँ लिखवाई उधर आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप सीधे तरीके से बनाओगे थोड़ा सा फंसोगे, बेहतर आसान तरीका है आप रिवर्स में इक्वेशन बनाएं। पहले लिख लें एक मोल गैशियस एटम, फिर उससे एलिमेंट से बैलेंस कर लें उसको। ठीक है ना। तो एटमाइजेशन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो थोड़ा सा कभी कभी यूज करना पड़ेगा वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी होती है कि आपका एक मोल कोवलेंट बॉन्ड टूटे अपनी गैशियस स्टेट में टू फॉर्म गैशियस एटम्स। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड टूटे अपनी गैशियस स्टेट में टू फॉर्म गैशियस एटम्स। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक मोल ही गैशियस एटम बनना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल है उसको पूरे तरीके से तोड़ना है उसके कोवलेंट बॉन्ड्स को, बट ख्याल ये रखना है कि वो किस स्टेट में होना चाहिए? गैशियस स्टेट में होना चाहिए। अगर गैशियस स्टेट में से टूट रहा है कोवलेंट बॉन्ड तो फिर उस टाइम पे उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन को तोड़ते हैं तो क्लोरीन इज इन गैशियस स्टेट, तो अभी जब इसका बॉन्ड तोड़ूंगा और ये दो क्लोरीन गैशियस एटम्स बना के देगा तो ये बॉन्ड एनर्जी है। इसी तरह ब्रोमीन के लिए अगर लिखना है तो ब्रोमीन आपके पास, ब्रोमीन ब्रोमीन गैशियस स्टेट में अगर हुआ और तब तोड़ा आपने और 2Br गैशियस एटम्स बने आपके पास तो ये बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है ना। यानी डाटा बुकलेट में भी जो जो आपको बॉन्ड एनर्जी के लिए वैल्यूज दिए हैं वो यही है कि वो कोवलेंट बॉन्ड अपनी गैशियस स्टेट में टूटे। देखो ना यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के स्टेट में, गैशियस स्टेट में।
लेकिन मसला तब आएगा कि अगर इधर लिखा होता बी आर लिक्विड और आप उसको 2 Br गैसेस में तोड़ें, तो अब ये बॉन्ड एनर्जी नहीं है, आपको यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड आपने उसकी गैसेस स्टेट में नहीं तोड़ा। यानी इस पूरे इक्वेशन में ओवरऑल एनर्जी चेंज में आपको पहले एनर्जी देनी पड़ी थी कि इस ब्रोमीन लिक्विड को किस में कन्वर्ट करें, ब्रोमीन गैसेस में, पहले वेपर्स में कन्वर्ट करें, Br2 गैसेस में। फिर उसके बाद जो एनर्जी दी थी वो बॉन्ड एनर्जी थी, जब 2 Br गैसेस में चला गया वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच में इधर ये बॉन्ड एनर्जी की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप कोवलेंट बॉन्ड को उसकी गैस स्टेट में नहीं तोड़े। इसका मतलब है कि उसके अंदर एक छुपा हुआ एनर्जी चेंज और भी है। ठीक है ना। वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ेगी जो एनर्जी आप इस टाइम देंगे, वो इनिशियली पहले उसकी स्टेट चेंज करेगी, स्टेट चेंज करने के बाद कोवलेंट बॉन्ड जब गैस स्टेट में आएगा फिर तोड़ेगा उसको। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बॉन्ड एनर्जी से हमारी क्या मुराद है, कि आपका कोवलेंट बॉन्ड टूटना चाहिए, 1 मोल कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन गैशियस स्टेट। ठीक है। और क्या बना के देता है, गैशियस एटम्स बना के देता है, बैलेंसिंग करेंगे जितने भी बन रहे हैं बना देंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एनर्जी चेंजेस हैं जो हमने याद रखना है और इनकी इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। अब हम आएंगे अपने मेन काम पे, जो कि आपका टॉपिक था, आपने एएस में हेस साइकिल पढ़ा है, यहाँ पे आपने पढ़ना है सेकंड जो साइकिल है, बॉन्ड हेबर साइकिल। ठीक है। बॉन्ड हेबर साइकिल अगेन इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ जो आपका हेसिस लॉ था, कि आप एक रिएक्शन 50 स्टेप में करें। ये डिस्कनेक्ट हुआ ना, 2 मिनट देना बस, ये रिकनेक्ट हो जाए फिर मैं तो। अच्छा, अब हेसिस लॉ क्या कहता था, ये हेसिस लॉ की ही एप्लीकेशन है बॉन्ड हेबर साइकिल, एक डिफरेंट किस्म का साइकिल है जो हम बनाते हैं। हेसिस लॉ हमें कहता था, यार ये स्क्रीन आ रही है मेरी, हेलो, हाँ अब आइए ना। अच्छा, तो हेसिस लॉ हमें कहता था कि एक रिएक्शन जो है, एज लॉन्ग एज उसकी इनिशियल कंडीशंस एंड फाइनल कंडीशंस सेम है, यानी जो आपने इनिशियली रिएक्टेंट्स यूज किए हैं उनकी सारी स्टेट सिंबल्स एंड जो कंडीशंस जिस पे वो रिएक्शन कर रहे हैं, और जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो सारी स्टेट सिंबल्स हैं, और जो आपके पास जिस कंडीशंस पे वो प्रोडक्ट बने, अगर दो रूट्स आप बना लेते हैं, कि एक तरीका ये है कि उसको 50 स्टेप में बनाया जाए, एक तरीका ये है कि उसको एक सिंगल स्टेप में बनाया जाए, एज लॉन्ग एज इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड कंडीशंस एंड फाइनल प्रोडक्ट्स एंड कंडीशंस आर सेम, दोनों का ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ऐसे साइकिल में लिखते थे कि एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट रूट, ये मैं ऐसे ऐसे साइकिल बनवाते हुए जो सवाल करवाए थे उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, इज इक्वल टू द एनर्जी चेंज ऑफ सेकंड रूट, हमेशा, एज लॉन्ग एज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। अब हम हेसिस साइकिल जो बनाते थे, हेस साइकिल, उसमें हम एक ट्रायंगल बनाते थे ना इस तरह करके, नीचे कनेक्टिंग स्पीशीज होता था, आप इधर से एरोज लगाते थे एनर्जी चेंजेस के थ्रू एंड कनेक्ट करते थे, इसको हम हेस साइकिल बोलते हैं। अब बॉन्ड हेबर साइकिल सबसे पहले तो बनाना कैसे है, अब बड़े गौर से इसको सुनना, ठीक है, ये सारा काम यही करना है, आधे से ज्यादा मार्क्स इसी में आप स्कोर कर लोगे अगर ये तरीका फॉलो करोगे। उस पर भी जाने से पहले, बॉन्ड हेबर साइकिल पे जाने से पहले, या बल्कि उसी पे चलते हैं, छोड़, आपने हमेशा बॉन्ड हेबर साइकिल बनाने के लिए सबसे नीचे जाके बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज पे अपना 1 मोल आयनिक कंपाउंड लिखना है। ठीक है। इधर एक बॉटम पे आपके पास एक बॉक्स आएगा जिसमें हम लिखा करेंगे अपना आयनिक कंपाउंड कितना मेंशन करना है, 1 मोल। उस आयनिक कंपाउंड को 1 मोल यहाँ पे लिखेंगे। फिर आपने याद रखना है कि इस आयनिक कंपाउंड को बनाने के हमारे पास दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा कि इसको फ्रॉम एलिमेंट्स बनाया जाए, फ्रॉम एलिमेंट्स, अंडरस्टैंड कंडीशंस। ठीक है। और ये कौन सा एनर्जी चेंज होता है जब कोई 1 मोल कंपाउंड बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंड कंडीशंस, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन। एक तरीका होगा उसको फॉर्मेशन के थ्रू बनाने का, तो एक लेफ्ट साइड पे करीब आपने बॉक्स बनाना है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, उसमें लिखने हैं एलिमेंट्स और उससे फॉर्म करना है उसको। ठीक है। बैलेंसिंग अगेन आपको करनी पड़ेगी, 1 मोल आयनिक कंपाउंड है तो एलिमेंट्स के कितने कितने मोल्स आने चाहिए वो सारी आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। दूसरा जो आपने बॉक्स बनाना है वो बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे बनाना है, और ये जो आयनिक कंपाउंड को बनाने का तरीका होगा वो होगा थ्रू लैटिस एनर्जी। यही आयनिक कंपाउंड अगर अपने किस से फॉर्म हो जाए, गैशियस आयन से फॉर्म हो जाए, तब कितना एनर्जी चेंज आता है, तो वो लैटिस एनर्जी कहलाती है ना, कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस। तो हमारे पास आयंस उसके हम लिखेंगे यहाँ पे गैशियस आयंस। जब गैशियस आयन से 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी के थ्रू फॉर्म करेंगे। अब एट द एंड आपने क्या करना है, आपने 3 टोटल बॉक्सेस बना लिए हैं, आपके आपस में कनेक्टेड भी हैं, बट ये 2 बॉक्सेस हैं जो आपस में कनेक्ट करने हैं बट थ्रू डिफरेंट एनर्जी चेंजेस। ठीक है। यानी आपने इन एलिमेंट्स को थ्रू एनर्जी चेंजेस किधर पहुंचाना है, गैशियस आयंस वाली शक्ल में पहुंचाना है। ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है इसमें, कि हमने इन एलिमेंट्स को गैशियस आयंस वाली शक्ल में पहुंचाना है फाइनली। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिख लें डिफरेंट एनर्जी चेंजेस, यानी डिफरेंट स्टेप्स होंगे, पहले आप एक स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा स्टेप करेंगे, फिर आप तीसरा स्टेप करेंगे, और फिर कह लो कि थर्ड स्टेप के बाद आपके पास गैशियस आयन जो है वो फुली फॉर्म होंगे। ठीक है। तो ये हमारा बॉन्ड एबर साइकिल का ओवरऑल एक स्केच है, जिसमें हमने क्या याद रखना है, पहले हम नीचे जाके अपना 1 मोल आयनिक कंपाउंड लिखेंगे, फिर उसी के लेफ्ट में हम लिखेंगे जी कि अगर इसको हम एलिमेंट से बनाते हैं अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो एक रूट उसको बनाने का डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन वाला, और दूसरा रूट इसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने का टॉप राइट कॉर्नर से स्टार्ट करना, कि उसको गैशियस आयन से अगर हम बनाए थ्रू लैटिस एनर्जी। और फिर एट द एंड हमने क्या करना है, थ्रू डिफरेंट एनर्जी चेंजेस जो हम पढ़ के आ चुके हैं, एटमाइजेशन है, आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सारी यहाँ पे इंक्लूड होंगी। उन एनर्जी चेंजेस को करते हुए इन एलिमेंट्स के बॉक्स को एट द एंड हमने कनेक्ट करना है विद गैशियस आयंस वाली स्टेट। ठीक है ना। तो हमारा मेन टारगेट ये हुआ करेगा। ये सब करने के बाद आपने क्या करना होता है, जब एनर्जी चेंजेस लेवल कर देते हैं तो उसके बाद हमने फाइंड करना होता है
स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, अप्लाई हेसिस लॉ। और हेसिस लॉ क्या है, हेसिस लॉ कहता है कि जो एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट रूट है वो इक्वल होगा एनर्जी चेंज ऑफ सेकंड रूट के। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट रूट में एनर्जी चेंजेस आ रहे होंगे उनको आइडेंटिफाई करके सेकंड रूट के एनर्जी चेंजेस के इक्वल पुट कर देंगे। वैसे अगर इस साइकिल में देखें हम, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनता है ये वाला बॉक्स, इससे सारे एरोज बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट बन जाएगा। एंडिंग पॉइंट बनता है नीचे वाला बॉक्स जिसमें सारे एरोज जा रहे हैं, ये एरो भी इसकी तरफ है और जो राइट हैंड साइड पे एरो है ये भी इसकी तरफ है, इसके इससे बाहर कोई एरो नहीं निकल रहा। ठीक है, तो ये दोनों एरोज इसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये इसका मतलब है हमारा क्या बनेगा, एंडिंग पॉइंट बनेगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट दो रूट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, एक रूट है कि आप इधर से डायरेक्टली इस तरफ आए, ठीक है, और दूसरा रूट है कि ये सारे एनर्जी चेंजेस करते हुए फिर उसके बाद लैटिस एनर्जी के थ्रू इधर आया जाए। तो ये दो रूट्स हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें ये हमारा फर्स्ट रूट है और ऊपर वाला हमारा सेकंड रूट है जिसमें सारे एनर्जी चेंजेस इंक्लूडेड है। और फर्स्ट में सिर्फ डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन है कि इस बॉक्स से इस बॉक्स में जाएंगे तो कौन सा एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा एंड गोल ये हुआ करेगा। अब जरा आपको इसका एक प्रैक्टिस एफएक्यू कराते हैं, तो वो कहते हैं जी, वो आपसे कहेगा ड्रॉ द बॉर्न हेबर साइकिल, या चलो मैं आपको खुद अपना सवाल ही बना दूं, ड्रॉ द बॉर्न हेबर साइकिल, ड्रॉ द बॉर्न हेबर साइकिल ऑफ NaCl एंड कैलकुलेट इट्स लैटिस एनर्जी। और डाटा उसने आपको दिया हुआ है, डाटा में उसने आपको कहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ Cl गैसेस जो कि है -349 किलो जूल्स पर मोल। जितने भी एनर्जी चेंजेस वो आपको दिया करेगा वो पर मोल ऑफ दैट सब्सटेंस दिया करेगा। इसी तरह उसने आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na गैसेस दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है +496 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह उसने आपको दिया हुआ है डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड, तो जब NaCl सॉलिड बने तो -411 किलो जूल्स पर मोल ऑफ NaCl सॉलिड। ठीक है, यानी एक मोल NaCl सॉलिड के दिया है उसने आपको। फिर इसी तरह डेल्टा H नॉट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू उसने आपको दी है ऑफ Na सॉलिड जो कि हमारे पास है +107 किलो जूल्स पर मोल। और जो डेल्टा H नॉट ऑफ एटमाइजेशन उसने दी हुई है ऑफ क्लोरीन Cl2 गैस, वो कितनी हमें दी है, +122 किलो जूल्स पर मोल। तो ये सारा जो है हमारा डाटा है, इसको अभी इग्नोर करो। आपने बॉर्न हेबर साइकिल बनाना है, आपको बताया मैंने बॉर्न हेबर साइकिल बनाने का तरीका क्या है। बॉर्न हेबर साइकिल बनाने का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जो भी आयनिक कंपाउंड उसने जिसके लिए निकलवाया है वो कौन है, NaCl, उसका एक मोल उठा के हम किधर लिखेंगे, नीचे। तो यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे जी 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड इज बीइंग फॉर्म। ठीक है, अब इसी के साथ एक बॉक्स आएगा जिसमें हम इस एक मोल सॉलिड को फॉर्म करेंगे थ्रू डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन यानी एलिमेंट से। ठीक है, अब मुझे बताओ ना, ये जो डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन है ये क्या बताता है आपको, कि एक मोल NaCl सॉलिड बने फ्रॉम एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो इतना एनर्जी चेंज है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ NaCl के लिए डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन, तो वो बनेगी जी कि एक मोल NaCl सॉलिड बने फ्रॉम एलिमेंट्स Na सॉलिड एंड Cl2 गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। बैलेंसिंग कर लें तो एक Na इधर एक है, एक मोल ही बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे 1/2। तो ये हमारे पास डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है हम ऊपर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे कि यार ये एक मोल सॉलिड बने थ्रू डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन यानी अपने एलिमेंट्स एंड स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो हम उधर क्या मेंशन करेंगे, हम Na मेंशन करेंगे और क्लोरीन मेंशन करेंगे। Na एट स्टैंडर्ड कंडीशंस किस में होता है, Na सॉलिड की फॉर्म में, और क्लोरीन होता है Cl2 गैस की फॉर्म में। तो अगर बैलेंस करें तो आपके पास एक मोल ही ये बनना चाहिए, तो Na एक होना चाहिए, एक Na है, क्लोरीन भी एक होना चाहिए, इधर दो है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, 1/2। तो ये थ्रू फॉर्मेशन जब बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे। अच्छा, दूसरा क्या बताया आपको बॉन्ड पेपर साइकिल बनाते हुए, एक बॉक्स तो ये आ गया ना फॉर्मेशन वाला, दूसरा बॉक्स आएगा टॉप राइट पे, जहां पे आप यही एक कंपाउंड थ्रू लैटिस एनर्जी बनाएंगे। और लैटिस एनर्जी से कैसे बनाते हैं, लैटिस एनर्जी में आप एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाओगे यानी NaCl फ्रॉम गैशियस आयंस बनाओगे, जो कि कौन होगा, Na1+ गैशियस और Cl1- गैशियस। बैलेंस कर लो, एक मोल बनना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पे ये एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए, एक ही। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे इधर कि Na1+ गैशियस एंड Cl1- गैशियस से जब ये बने तो ये कौन सा एनर्जी चेंज होगा, ये लैटिस एनर्जी होगी। बैलेंसिंग लाजमी करनी है, बैलेंसिंग के बगैर नहीं करना। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, दो हमने एनर्जी चेंजेस लेबल कर दिए हैं। अब अगला काम हमारा क्या है कि इस बॉक्स को ऊपर वाले बॉक्स तक पहुंचाना है थ्रू एनर्जी चेंजेस। ठीक है, यानी सोडियम सॉलिड को एट द एंड आपने एनर्जी चेंजेस करके सोडियम 1+ गैशियस आयन में भेजना है, और Cl2 गैस के मॉलिक्यूल को आपने Cl- गैशियस आयन में भेजना है। तो आप ना इनिशियली तो आदत बनाओ कि मैं सिंगल स्टेप में एक एनर्जी चेंज करूंगा। ठीक है, बाद में आप इनको कंबाइन भी करते रहना, मुझे कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले ना हम इस तरह करते हैं, हम सोडियम को कंसिडर कर लेते हैं कि सोडियम सॉलिड को सोडियम 1+ गैशियस में भेजना है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। ठीक है, उसको गैशियस स्टेट में भी भेजना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इनमें से क्या काम पहले करना चाहिए हमें, क्या हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकालना चाहिए है या पहले इसको गैशियस एटॉमिक फॉर्म में भेज के फिर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे।
तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक गैसियस एटम में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ना। इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं तो गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो पहले इस सोडियम सॉलिड को मुझे सोडियम गैसियस एटम में भेजना पड़ेगा। और ये कोई एक एनर्जी चेंज है जो आपने पढ़ा हुआ है कि जब एक मोल ऑफ गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो ये कौन सा एनर्जी चेंज है, ये एटमाइजेशन है ऑफ सोडियम। और डाटा में जाके देखना उसने वैल्यू दी हुई है एटमाइजेशन ऑफ सोडियम की, कि एक मोल सोडियम का गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस तो कितना एनर्जी चेंज आता है। तो हमने सोडियम को गैसियस एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाकी एज इट इज अपने साथ साथ कॉपी करते जाओ, उसको भी नहीं छेड़ा हमने। अब सोडियम गैसियस एटम में तो चला गया, आपने उसको किस में भेजना है, वन प्लस वाले गैसियस आयन में भेजना है। तो इस गैसियस एटम में से क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कर दें। तो ये किस में चला जाएगा, Na1+ गैसियस, और साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अगेन क्लोरीन को एज इट इज छाप लो अपने पास, उसको भी छेड़ा ही नहीं है मैंने। तो हमारे पास अभी की, अच्छा, तो हम कह रहे थे कि हमने सोडियम के साथ तो हमने उसको क्या कर दिया, सोडियम गैसियस आयन में उसको पहुंचा दिया। पहले उसकी एटमाइजेशन की, गैसियस एटम बनाया, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की फर्स्ट वाली सिर्फ, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको हमने पहुंचा दिया इनटू सोडियम गैसियस आयन। ठीक है, 1+ वाला। अब हम आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ठीक है, क्लोरीन में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा के क्लोराइड आयन बनाना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको गैसियस एटम्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्लोरीन की भी उसने क्या दी हुई है आपको, एटमाइजेशन। एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की इक्वेशन लिखूं तो एक मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो ये क्या बनेगा, 1/2 Cl2। ठीक है, तो ये हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की क्या है, इक्वेशन। तो अगर हम इस क्लोरीन को एटमाइज करते हैं, इसकी एटमाइजेशन करते हैं ऑफ Cl2, तो हमें क्या मिलेगा, एक मोल क्लोरीन का गैसियस एटम मिलेगा। बाकी जो है उनको तो नहीं छेड़ा हमें, तो वो एज इट इज अब कॉपी होते जाएंगे। 1 मोल ऑफ Na1+ गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन को क्या कर दिया, एटमाइज कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, अब मैंने इसकी एटमाइजेशन के बाद, क्लोरीन के एटमाइजेशन के बाद अगला काम क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऐड कराने वाली एनर्जी चेंज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब क्लोरीन में मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा, ये देख रहे हो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, वही इलेक्ट्रॉन इसने गेन करना है, उसमें कोई एनर्जी चेंज आएगा। यार ये क्या मसला है, गाइस स्क्रीन नजर आ रही है, हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो क्लोरीन ने इसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, गेन करना है, बट उसमें कोई एनर्जी चेंज होगा। तो वो एनर्जी चेंज कौन सा है कि एक मोल क्लोरीन गैसेस जब एक मोल क्लोराइड आयन में जाएगा, यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा, तो ये आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया मुझे बताओ, नीचे वाले बॉक्स को थ्रू एनर्जी चेंजेस हमने क्या कर दिया, ऊपर वाले बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगला काम क्या है हमारा, हमने पहले तो जरा इधर एनर्जीज लेवल कर देते हैं कि कितनी कितनी एनर्जी किस किस स्टेप में लग रही थी। एक मोल आयनिक कंपाउंड जब बनता है फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशन, तो डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन की उसने वैल्यू दी हुई है, कितनी है, -411 kJ/mol। तो इस स्टेप में तो लगेगी -411 kJ/mol। एटमाइजेशन, जब एक मोल सोडियम गैसियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट, तो एटमाइजेशन में कितनी एनर्जी लगती है, आपके पास एटमाइजेशन की वैल्यू इज 496 फॉर सोडियम। ठीक है, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी है, एटमाइजेशन की है 107। ठीक है, तो हमारे पास इधर कितना एनर्जी चेंज आएगा, +107 kJ/mol। फिर हमारे पास अगला हमने किया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कितनी है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम जो उसने आपको दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो कितनी है, 496 kJ/mol। तो जब हमने इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला उसमें 496 kJ/mol की एनर्जी लगी थी। इसी तरह एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन इसके बाद है, और उसने कितना एनर्जी चेंज दिया हुआ है क्लोरीन के एटमाइजेशन में, तो उसने आपको दिया है +122 kJ/mol लगते हैं जब एक मोल आपके पास क्या बने, क्लोरीन गैसेस बने। और फिर उसके बाद लास्ट एनर्जी चेंज है जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और वो कितनी है, -349। तो -349 लैटिस एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, अननोन है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, आफ्टर लेबलिंग द एनर्जी चेंजेस, आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है और एक एंडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो मैं जरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट निकालता हूँ। तो मुझे बताओ, ये वाला जो बॉक्स है इसकी तरफ सारे एरोस जा रहे हैं ना, इससे कोई बाहर एरो तो नहीं निकल रही, तो ये कौन है हमारा, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। और इसी तरह ये वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर से सारे एरोस निकल रहे हैं, इसकी तरफ कोई एरो नहीं है, तो ये कौन है हमारा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग टू एंडिंग दो रूट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। एक रूट बनता है कि आप यहाँ से इस बॉक्स से डायरेक्टली इस बॉक्स की तरफ आएं, ये हमारा फर्स्ट रूट हो जाएगा, इसमें जो एनर्जी चेंजेस है वो इसमें लिखे जाएंगे। और हमारा सेकंड रूट जो बनता है वो हम ब्लू से लेबल कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या बनेगा कि यहाँ से स्टार्ट करो, ये सारी एनर्जी चेंजेस कराओ, उसके बाद ये सारी एनर्जी चेंजेस कराओ, उसके बाद इधर से होते हुए थ्रू लैटिस एनर्जी किधर पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूट है जो ब्लू में। तो हम जरा अपने फर्स्ट रूट को लिखते हैं। तो मुझे बताना कि जो फर्स्ट रूट है, ये दो रूट्स आइडेंटिफाई हो गए, अब आपने क्या अप्लाई करना है, अपने पास हेसिस लॉ अप्लाई करना है कि जो एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट रूट होता है, तो हेसिस लॉ हमें कहता है कि जो एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट रूट इज इक्वल टू एनर्जी चेंज ऑफ सेकंड रूट। अभी के लिए मैंने इसको फर्स्ट रूट माना है येलो वाले को, और जो ब्लू वाला है वो मेरा सेकंड रूट है। ठीक है, ये मेरा दूसरा रास्ता है, ये सेकंड रूट ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट रूट में कौन सा एनर्जी चेंज आ रहा है, जब आप स्टार्ट से एंड की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ कौन सा एनर्जी चेंज आता है, इस बॉक्स से इस बॉक्स की तरफ, डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कितना एनर्जी चेंज आएगा, -411
और ये सारा एनर्जी चेंज इक्वल होना चाहिए दूसरे रूट की एनर्जी चेंज के, जिसमें आप देखना कौन कौन आ रहा है। दूसरे रूट में हमारे पास सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगी, एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो हम लिखेंगे जी पॉजिटिव 107, और आदत डालो कि एनर्जी चेंजेस को आपस में ब्रैकेट्स में वैल्यूज को डाल के ऐड करने की, ताकि साइन की कोई गलती ना हो। इसी तरह इसके बाद अगला स्टेप क्या था सेकंड रूट में, कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी की, तो ये एनर्जी चेंज भी सेकंड स्टेप है, पॉजिटिव 496 प्लस। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगला स्टेप हमने क्या किया, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, जिसमें 122 लगे किलो जूल्स, तो हम उसको लिखेंगे जी प्लस 122 किलो जूल्स प्लस। इस एटमाइजेशन के बाद अगला स्टेप हमारा क्या था, एटमाइजेशन करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कराई। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पे आपने कराई, जिसका एनर्जी चेंज कितना था, -349। तो ये आ जाएगा -349, और इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होने के बाद सेकंड रूट में लैटिस एनर्जी होगी, और फिर आप इधर पहुंचोगे। ठीक है, तो हम लैटिस एनर्जी प्लस लैटिस एनर्जी लिखेंगे इसको। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सब्जेक्ट बनाना है लैटिस एनर्जी को, तो आपके पास वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी आ जाएगी। तो -411, -107, -496, -122 प्लस 349 इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी की वैल्यू। और यहाँ से जब आप जवाब निकालोगे तो वो जवाब आ जाना चाहिए तकरीबन, ये आपके पास आता है -787, और क्या यूनिट होगा, किलो जूल्स पर मोल इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम का बॉर्न हेबर साइकिल के थ्रू वैल्यू निकालने का तरीका है। क्या आपने पहले सबसे पहले वही अगेन वही स्टेप सॉल्व करो, सबसे पहले नीचे एक मोल आयनिक कंपाउंड लिखो अपने पास, एक मोल आयनिक कंपाउंड इधर लिखो। उसके बाद एक रूट है उसको एलिमेंट से बनाने का, जो कि फॉर्मेशन का तरीका होगा। फिर आपने उसको बनाना है फ्रॉम गैसेस आयंस, जो कि लैटिस एनर्जी का तरीका है उसी एक मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने का। और फिर जो आपके पास ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, इसको कनेक्ट करना है विद दिस बॉक्स ओवर हियर यूजिंग डिफरेंट एनर्जी चेंजेस, जैसे मैंने यहाँ पे एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंड फिर उसके बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। ये सारे करने के बाद मेरा जो सोडियम सॉलिड एलिमेंट था और जो क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल था, उनको मैंने कन्वर्ट किया इनटू सोडियम 1 प्लस गैसेस एंड क्लोराइड 1 माइनस गैसेस। ठीक है, तो ये सब तरीका होगा हमारा इसको करने का। जी क्लियर है ये बात। अगर आपको ना इस तरह बैलेंसिंग करते हुए थोड़ा सा मसला होता है, तो आप नीचे जाके इक्वेशन लिख लो पहले। ठीक है, उस एनर्जी चेंज की इक्वेशन लिख लो, फिर वहां से देख लो कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है, वो कहते हैं बॉर्न साइकिल, ड्रॉ द बॉर्न साइकिल फॉर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, एंड फाइंड लैटिस। हम ज़्यादातर अभी चीज फाइंड करेंगे कि जो काम है, या कोई और अननोन रहेगा तो वो जब हम सवालों पे आएंगे, पास पेपर सवालों पे तो पे देखेंगे। ठीक है, अब उसने जो डाटा आपको दिया हुआ है आप अपने पास लिख लें इसकी इक्वेशंस, एंड इस डाटा को आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है फॉर कैल्शियम क्लोराइड, जो कि है जी -796। डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन उसने आपको दिया हुआ है फॉर क्लोरीन गैस, फॉर Cl2 गैस, जो कि आपके पास है पॉजिटिव 121 किलो जूल्स पर मोल। फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, ये दोनों कैल्शियम। ठीक है, और दिस इज 590 एंड दिस इज 1150। यार गाइस बात सुन, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, क्लास चल रही। डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन उसने आपको ऑफ कैल्शियम भी दिया हुआ है कैल्शियम सॉलिड के लिए, दैट इज 178। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी दी हुई है। ठीक है, फॉर क्लोरीन, फॉर क्लोरीन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी दी हुई है, दैट इज -349 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपकी 200 है। अब ये सारा डाटा उसने आपको दिया हुआ है, and आपने क्या बनाना है, आपने कैल्शियम क्लोराइड के लिए बॉर्न साइकिल बनानी है। ठीक है, तो आपको बताया बॉन्ड साइकिल बनाते वक्त सबसे पहला काम हमारा क्या है, कि जो भी आयनिक कंपाउंड है, जोन सा भी आयनिक कंपाउंड, उसको आप क्या लिखें, सबसे नीचे जाकर लिखें। तो हमारे पास एक मोल हमने क्या बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है सॉलिड। तो ये हमारा एक मोल आयनिक कंपाउंड आ गया। अब इसको बनाने के दो तरीके थे। एक तरीका है कि फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशन अगर आप बनाए तो वो फॉर्मेशन वाला तरीका है। तो एक बॉक्स आपने इधर थ्रू फॉर्मेशन इसको बनाना है, इसमें डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन वाली एनर्जी लगेगी। और दूसरा जो तरीका है वो है थ्रू गैशियस आयंस, अगर हम इसको बनाएं तो वो होता है आपके पास जब एक मोल आयनिक कंपाउंड अपने गैशियस आयन से बने, तो दैट इज लैटिस एनर्जी। ठीक है, यही हमने फाइंड करनी है। तो हम इसको इक्वेशन इस जरा बॉक्सेस को फिलअप करते हैं। एक मोल कैल्शियम क्लोराइड जब फ्रॉम एलिमेंट्स बनेगा अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो आपके पास डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन वाली एनर्जी लगेगी। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, तो कैल्शियम है और क्लोरीन है। अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, कैल्शियम इज मोनोटॉमिक सॉलिड, जबकि क्लोरीन इज Cl2 या डायटोमिक गैस होती है। बैलेंसिंग करनी लाजमी है। अगर आपको यहाँ बैलेंसिंग समझ नहीं आती, आप साइड पे जाकर जरा फॉर्मेशन की इक्वेशन लिख लो, उसमें देखो बैलेंसिंग क्या बनती है। तो एक मोल CaCl2 बनेगा सॉलिड फ्रॉम एलिमेंट्स अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, एलिमेंट है कैल्शियम सॉलिड एंड Cl2 गैस। तो ये इक्वेशन आप बैलेंस कर लो, एक मोल बनना चाहिए तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक कैल्शियम होना चाहिए, और दो क्लोरीन राइट साइड में, लेफ्ट साइड पे भी दो होने चाहिए, तो दो ही हैं ऑलरेडी। इसका मतलब है जो हमने ऊपर भी लिखा है वो भी बैलेंस्ड है, दोनों के साथ 1 1 लगा दो। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी में जब आप इसी एक मोल कंपाउंड को बनाएंगे तो फ्रॉम गैसेस आयंस बनाएंगे, तो इसमें गैसेस आयंस कैल्शियम 2 प्लस गैसेस, और दूसरा गैसेस आयन इज क्लोराइड Cl1 माइनस गैसेस।
ठीक है, अब अगर इसको बैलेंस करना है, इधर डायरेक्ट बैलेंसिंग नहीं समझ आती तो साइड पे नीचे चले जाओ कि एक मोल CaCl2 बने फ्रॉम गैशियस आयंस, तो Ca2+ से बने और Cl नेगेटिव गैशियस से बने। तो बैलेंस कर लो इसको, एक कैल्शियम इधर होना चाहिए, एक कैल्शियम इधर है, इसी तरह दो क्लोरीन इधर है, तो इधर दो क्लोराइड्स होने चाहिए, तो यानी ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इस क्लोराइड के साथ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यूजिंग ऑल दीज एनर्जी चेंजेस वी हैव टू कनेक्ट बॉक्स नंबर 1 विद बॉक्स नंबर 2। यानी आपने इस कैल्शियम सॉलिड को भेजना है एट द एंड किस में, कैल्शियम 2+ गैशियस में, थ्रू एनर्जी चेंजेस, और इस क्लोरीन के गैशियस मॉलिक्यूल को किसमें भेजना है, क्लोरीन के गैशियस आयन में भेजना है, इसमें 1 का चार्ज है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम कैल्शियम, एक कोई एक चीज उठाओ उससे स्टार्ट करो। तो सबसे पहले कैल्शियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले या इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले इसको किस स्टेट में होना चाहिए, गैशियस एटॉमिक स्टेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का गैशियस एटम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब एक मोल गैशियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस, तो ये कौन सा एनर्जी चेंज होता है, ये हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम है, जिसका एनर्जी चेंज उसने आपको दिया हुआ है। और एक मोल ही गैशियस एटम बनेगा ना फ्रॉम 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो इसका मतलब एटमाइजेशन टाइम्स 1 ही चाहिए हमें, टाइम्स 2 या टाइम्स 3 नहीं करनी पड़ेगी। बाकी एज इट इज आप अपने साथ इसको कॉपी करते जाओ, सॉरी 2Cl, साथ आ गया हमारे पास Cl2 गैस। नेक्स्ट अगला काम क्या करना है, अब हमने इस कैल्शियम को गैशियस एटम में भेजने के बाद अब इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो इसमें से आपने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 2+ का चार्ज है, यानी पहले कैल्शियम के गैशियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कैल्शियम 1+ में जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर आपको कैल्शियम 1+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कैल्शियम 2+ में जाएंगे, और फिर हमारे पास कैल्शियम 2+ फाइनली फॉर्म हो रहा है, यानी हमें फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक मोल कैल्शियम 2+ गैसेस में जाते हैं, तो हमें कौन कौन सा एनर्जी चेंज लगाना पड़ेगा, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज लगेंगी ऑफ कैल्शियम, और वो कैल्शियम 2+ में जाके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। साथ आपके पास अभी भी Cl2 एज इट इज हम कॉपी करते जा रहे हैं। तो अब कैल्शियम को मैंने जिस स्टेट में भेजना था उस स्टेट में मैं भेज चुका हूँ, कैल्शियम 2+ गैसेस चाहिए था वो मैंने बना लिया। नेक्स्ट काम मेरा क्या है, अब मैं क्लोरीन के साथ स्टार्ट लेता हूँ। क्लोरीन जो है यहाँ पे गैशियस मॉलिक्यूल की फॉर्म है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ही ऐड होगा, किस में ऐड होगा, एक गैशियस एटम में ऐड होगा। ठीक है, तो उसने आपको एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की वैल्यू दी हुई है, आपको ये नजर आ रही होगी। अब एटमाइजेशन फॉर क्लोरीन मैं जरा लिखता हूँ अपने पास इक्वेशन, इसकी बनेगी क्या इक्वेशन। एटमाइजेशन कहती है कि एक मोल क्लोरीन का गैशियस एटम बने फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो एक मोल क्लोरीन गैशियस फ्रॉम एलिमेंट बनेगा Cl2 गैस, और एक मोल ही बनना चाहिए, तो 1/2। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर हमारे पास एक क्लोरीन नहीं है, अब हमारे पास नीचे कितने क्लोरीन है, दो क्लोरीन, तो हमें गैशियस आइटम्स भी कितने मिलेंगे। अगर Cl2 गैस होता तो फिर बैलेंसिंग में क्या होता, दो क्लोरीन के गैशियस आइटम्स आपको मिल रहे होते, यानी एटमाइजेशन ही है लेकिन दो दफा है। ठीक है, एटमाइजेशन 2 टाइम्स करनी पड़ी है। या आप इसको ना डायरेक्टली इस तरह देख लिया करो कि मेरे पास यहाँ टोटल क्लोरीन कितने हैं, तो कितने गैशियस आइटम बना के देंगे। अगर एक क्लोरीन का गैशियस आइटम बनता है, यानी एक दफा एटमाइजेशन होती है। अब इधर दो क्लोरीन है, तो जब ये टूटेंगे तो आपको दो क्लोरीन के गैशियस आइटम्स मिलेंगे, 2 मोल गैशियस आइटम मिलेगा फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो ये एटमाइजेशन टाइम्स 2 है। वही क्लोरीन की एटमाइजेशन है जो हमने ऊपर लिखी, उससे टाइम्स 2 काम हो रहा है नीचे, तो दो दफा एटमाइजेशन करनी पड़ी है। ठीक है, तो एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन टाइम्स 2। नेक्स्ट काम अब हमारा क्या रहता है, जिसमें हमने कैल्शियम 2+ गैसेस, अब इसको एज इट इज कैरी करते जाएंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स +2Cl गैसेस एटम में चले गए हैं, तो अब इस गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन क्या कराया जा सकता है, ऐड कराया जा सकता है। बताओ, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना तो नहीं है ना, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया है, तो आपने इसको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने हैं, कौन सा एनर्जी चेंज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ऐड कराए जाते हैं, तो वो आपकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, तो अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपने फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों करनी है। तो अगर इसमें कंफ्यूजन है तो हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन होगी कि क्लोरीन गैशियस एटम में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया और क्लोराइड आयन बना दिया, जिस पे 1 का चार्ज है। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी कि क्लोराइड आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराया और Cl2- बना दिया। हमने ये तो नहीं बनाना ना, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो एक्स्ट्रा डाटा दिया उसने, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डाटा है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। तो हमारे पास क्लोरीन गैसेस में जब एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, क्लोराइड आयन बनाएंगे, तो दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मैं कितने मोल क्लोराइड आयंस बना रहा हूँ, 2 मोल बना रहा हूँ, तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, 2 मोल, यानी दो दफा करनी पड़ेगी। एक दफा में एक क्लोरीन गैसेस आइटम में इलेक्ट्रॉन होगा, इनमें से एक ऐड, और फिर दूसरी दफा में दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो ये हमारे पास साइकिल जो है अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस साइकिल को कंप्लीट करने के बाद जरा एनर्जी चेंजेस फिलअप करते हैं, यहाँ पे हमें कौन कौन से पता है, तो डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन पता थी हमें, उसने डाटा दिया है, फॉर्मेशन की वैल्यू फॉर n मोल -796। कैल्शियम की एटमाइजेशन जो उसने, वो भी उसने दी हुई है, यह है जी +178, एक मोल ही है तो 178 टाइम। इसी तरह फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कैल्शियम, क्योंकि 590 एंड 1150 दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारे पास 590 + 1150, तो ये एनर्जी चेंज आ गई। इसके बाद हमारे पास एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन है, लेकिन दो दफा करनी है क्योंकि 2 मोल गैसेस एटम फॉर्म हो रहा है। तो एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन उसने आपको ये दी हुई है, एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन +121 है, 2 मोल के लिए करें तो +121 टू, फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी × 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन उसने आपको ये दी हुई है -349। इसको हम क्या कर देंगे, तो ये -349 × 2 आ जाएगा। और कौन सा अननोन रह गया, लैटिस एनर्जी रहेगी, यही हमने फाइंड करनी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हेसिस लॉ अप्लाई करेंगे। हेसिस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या कहते हैं
कि जो फर्स्ट का एनर्जी चेंज है वो सेकंड रूट के एनर्जी चेंज के इक्वल होगा, तो उसको ज़रा जल्दी से अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रूट इक्वल टू सेकंड रूट। उससे पहले जरा आइडेंटिफाई कर लेना दो रूट्स कितने हैं। तो उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हमारा एंडिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए जो एंडिंग पॉइंट हो। ये हमारा एंडिंग पॉइंट, इससे सारे एरोज इसकी तरफ हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से सारे एरोज निकल रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रूट क्या बनेगा? फर्स्ट रूट हमारा बनेगा कि अगर हम इस बॉक्स से डायरेक्टली इस बॉक्स की तरफ आए थ्रू दिस एनर्जी चेंज, तो -796 है फर्स्ट रूट का एनर्जी चेंज। ये इक्वल होना चाहिए सेकंड रूट की एनर्जी चेंज में, जिसमें हम ये सारे एनर्जी चेंजेस करते हुए फिर लैटिस एनर्जी के थ्रू इस एंडिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? इसमें +178 आ रहे हैं, ये फर्स्ट आपके पास, ये सेकंड रूट के लिए ये फर्स्ट एनर्जी चेंज है। फिर उसके बाद +590 +1150, इसके अलावा आपके पास आ रहा है 121 × 2 +121 प्लस और क्या आ रहा है इसमें आपके पास -349 × 2 -349 × 2 प्लस और कौन सा एनर्जी चेंज है? लैटिस एनर्जी। तो फिर हम एंडिंग पॉइंट पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप लैटिस एनर्जी जब सब्जेक्ट बना लें, सॉल्व करेंगे फिर लैटिस एनर्जी, तो आपके पास जो आपका जवाब है वो आना चाहिए -2258 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि वैल्यू क्रिएट हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड के लिए अगर हम बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं। आपने तरीका समझना है कि मैंने बॉन्ड साइकिल में करना क्या होता है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें, वो कहते हैं जी कंस्ट्रक्ट बॉन्ड साइकिल फॉर Na2, कंस्ट्रक्ट द बॉन्ड साइकिल फॉर Na2O, सोडियम ऑक्साइड आपके पास, एंड कहते हैं फाइंड लैटिस एनर्जी। तो Na2O के लिए बनाने के लिए जो उसने आपको डाटा दिया है, अब उसने इक्वेशंस की फॉर्म में दिया है कि Na सॉलिड जब Na गैसेस में चला जाए तो ये जो एनर्जी चेंज है इसमें +109 किलो जूल लगते हैं पर मोल। फिर उसने आपको एनर्जी चेंज की Na गैसेस को जब आप Na1+ गैसेस में भेजते हैं और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराते हैं, तो ये आपके पास +494 किलो जूल्स लगती है पर मोल। इसी तरह जब आप 1/2 O2 गैस को भेजते हैं ओ गैसेस में, तो ये जो आपके पास बनती है ये +48 किलो जूल्स बनती है। और उसने फॉर्मेशन की वैल्यू दी है, डेल्टा नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2O सॉलिड, वो आपके पास है -416। उसके अलावा उसने ऑक्सीजन के लिए कुछ इक्वेशन दी हैं। यानी मेन मकसद ये है कि आपको इन इक्वेशंस को देख के पता होना चाहिए कि कौन से एनर्जी चेंज की बात हो रही है। 849। अब जरा सिर्फ इन इक्वेशंस को देख के ना हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एनर्जी चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। आपको डाटा में दिए हैं, बाद में बॉन्ड साइकिल बनाते हैं। ये जो फर्स्ट एनर्जी चेंज है इसमें 1 मोल गैसियस आइटम बन रहा है फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो ये एटमाइजेशन ऑफ सोडियम की वैल्यू है। ठीक है, सेकंड वाली अगर देखें तो उसमें सोडियम गैसेस से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराए, सोडियम 1+ गैसेस बनाए, यानी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम है। अगर इससे अगली तरह देखें तो 1 मोल ऑक्सीजन का गैसेस आइटम बन रहा है फ्रॉम एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास क्या है? एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन है। फिर इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ Na2, ये अब उसने डायरेक्टली बता दिया कि फॉर्मेशन क्या होती है, फ्रॉम एलिमेंट्स ये एक कंपाउंड बनेगा अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस। तो ये हमारे पास इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, इसको भी लिख ही लेते हैं। नेक्स्ट वाले को अगर देखें तो वो गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे, गैसेस आइटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 1- गैसेस बनेगा, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और नीचे अगर देखें तो O1- में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करा रहे हो, O2- वाला हम क्या बना रहे हैं? गैसेस आयन बना रहे हैं, इसका मतलब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की इक्वेशन उसने आपको दी और एनर्जी चेंज उसका बताया। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशंस देख के हमें पता लग जाना चाहिए कि किस जो क्या नाम है एनर्जी चेंज है उसकी बात हो रही है। अब हम जाते हैं इसका बॉन्ड साइकिल बनाने की तरफ। तो विदाउट लुकिंग एट एनी डाटा हम पहले क्या कर सकते हैं? पहले हम साइकिल की जरा कुछ शक्ल तो बना ही सकते हैं ना। तो हमारे पास 1 मोल हमने क्या बनाना है? सोडियम ऑक्साइड Na2O सॉलिड। अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। इसको एक आप थ्रू एलिमेंट्स बना सकते हो अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस, और एक आप बना सकते हो गैसियस साइंस। ऐसे ही जब एलिमेंट से बनेगा अंडरस्टैंडिंग कंडीशंस तो वो होगी डेल्टा नॉट ऑफ फॉर्मेशन। जरा इक्वेशन लिखते हैं उसकी। तो आपके पास एलिमेंट्स होंगे इसमें सोडियम सॉलिड एंड अंडरस्टैंडिंग कंडीशन ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है। अब जब इसको आप बैलेंस करोगे ना, तो अगर इधर बैलेंसिंग समझ आती, वैसे तो अब क्लियर हो जाना चाहिए। इधर 2 सोडियम्स हैं तो यहाँ पे भी 2 सोडियम होने चाहिए। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो इधर नहीं छेड़ सकता, ऊपर जाके मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसके साथ 1/2। ठीक है, तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है बैलेंस होगी। अगर इधर नहीं समझ आती साइड पे जाओ, फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो, बैलेंस करके फिर इधर लाके बैलेंसिंग लिखो। नेक्स्ट जो है आपके पास दूसरा तरीका इसी 1 मोल आयनिक कंपाउंड को बनाने का क्या है कि इसको फ्रॉम गैशियस आयंस बनाओ। और गैशियस आयंस कौन कौन से होंगे? इसमें Na1+ गैशियस, और इसमें दूसरा कौन होगा? O2- गैशियस यानी ऑक्साइड आयन। दोबारा लैटिस एनर्जी के लिए भी इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें कि कितने गैशियस आयन होने चाहिए। तो सोडियम यहाँ पे 2 हैं, ऊपर भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इसी तरह एक ऑक्सीजन है, ऊपर एक ही ऑक्साइड है, तो वो बैलेंस्ड ऑलरेडी, ये वन ही रहेगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने इन दो जो हमने फॉर्मेशन वाला बॉक्स और जो लैटिस एनर्जी वाला बॉक्स है ऊपर, इन दोनों को आपस में क्या करना है? कनेक्ट करना है थ्रू एनर्जी चेंजेस। तो आप सोडियम से स्टार्ट ले लो। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा? मुझे सोडियम को एटमाइज करना पड़ेगा, मुझे उसको सोडियम गैशियस एटम में भेजना पड़ेगा।
ऐसे। तो जब एक मोल गैशियस आइटम बनेगा फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडिंग कंडीशंस, तो ये एटमाइजेशन होगी, लेकिन आपके पास यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे ना सोडियम के गैशियस आइटम्स। तो इसका मतलब है एटमाइजेशन ही है, लेकिन 2 मोल के लिए करनी है तो टाइम्स 2। तो एटमाइजेशन ऑफ सोडियम टाइम्स 2। इसी तरह बाकी सारा कुछ एज इट इज आप क्या करते जाओ, कैरी करते जाओ O2 गैस। अब नेक्स्ट काम क्या है कि सोडियम को गैशियस एटॉमिक फॉर्म में भेजने के बाद अब आपने उसको किस में भेजना है, सोडियम 1+ वाले आयन में भेजना है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी करनी पड़ेगी। तो सोडियम के लिए मुझे उसकी आयनाइजेशन एनर्जी करनी पड़ेगी। तो जब 1 मोल सोडियम 1+ गैसेस बनेगा, जब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या 1 मोल गैसेस आयन बनाएंगे, तो आपके पास वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बट यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 सोडियम है तो 2 मोल सोडियम 1+ वाला गैसेस आयन बनेगा, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन टाइम्स 2, 2 दफा करनी पड़ेगी। और साथ क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। एक एक सोडियम गैसेस एटम ने किया, दूसरा दूसरे वाले ने किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिलीज हो गए पड़े हुए हैं यहाँ पे। बाकी सारा एज इट इज हम क्या करेंगे, अब इधर छाप देंगे, तो हमारे पास 1/2 O2 गैस अभी भी मौजूद है। अब सोडियम के लिए तो मैं काम कर चुका हूँ, सोडियम को मैं इधर पहुंचाना था मैंने, मैं पहुंचा चुका हूँ। नेक्स्ट काम है मेरा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मैंने ऑक्साइड आयन में भेजना है, जिस पे 2- का चार्ज हो। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा और गैसेस आइटम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे अगर आप यहाँ पे गिने ना, तो 1/2 इंटू O2 कितने ऑक्सीजन टोटल बनते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बनता है, यानी एक ही गैसेस आइटम बनेगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो साइड पे जाके इसके लिए एटमाइजेशन लिख लो कि 1 मोल ऑक्सीजन गैसेस आइटम बने फ्रॉम एलिमेंट, जब बने अंडरस्टैंडिंग कंडीशन, तो बैलेंसिंग करेंगे तो 1/2, यानी 1/2 O2 हो तो एटमाइजेशन एक ही दफा हो रही होती। ठीक है, तो हम या इधर से डायरेक्टली कितने ऑक्सीजन है तो उतने गैसेस आइटम बना दो। तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन का गैसेस आइटम बनेगा, एक ऑक्सीजन गैसेस आइटम बनेगा, यानी एटमाइजेशन एक ही दफा हो रही होगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो बाकी सारा हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, चेंजेस को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। एटमाइजेशन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट काम क्या है, इस ऑक्सीजन के गैसेस आइटम में आपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कराना है, ऐड कराना है। अब देखो ऑक्सीजन में 2- का चार्ज, यानी पहले 1- का चार्ज आया होगा, फिर 2- का चार्ज आया होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी करनी पड़ेगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपको करनी पड़ेगी, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपको करनी पड़ेगी फॉर द सेम ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ये O गैसेस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O1- गैसेस में जाएगा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप O1- गैसेस O1- गैसेस आयन में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे और वो किस में चला जाएगा, O2- गैसेस में चला जाएगा। यानी हमें फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों करानी पड़ेंगी। ऐसी है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज कराएंगे इधर, फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो कि कितनी बनती है, उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आपको दी हुई है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी दी है, तो -142 प्लस 849। और लास्ट में हमारे पास ये आ गई लैटिस एनर्जी जो फाइंड करनी है। बाकी डाटा फिल इन कर लेते हैं। फॉर्मेशन की वैल्यू उसने आपको दी हुई है -416। एटमाइजेशन ऑफ सोडियम कितनी है, तो ये एटमाइजेशन की इक्वेशन है ऊपर, उसके सामने लिखा है कि पर मोल ऑफ सोडियम 109 किलो जूल्स लगते हैं। हम कितने मोल ऑफ सोडियम के लिए कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम गैसेस आइटम बनाए, इसका मतलब है कि एटमाइजेशन यानी 109 का एनर्जी चेंज टाइम्स 2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आयनाइजेशन एनर्जी पे जाते हैं, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का चेंज आपको आगे दिया है, +494 1 मोल ऑफ सोडियम गैसेस आयन बनाने के लिए लगता है, जिसमें 1+ चार्ज हो। आपने कितने मोल बनाए हैं, 2 मोल, तो वही आपके पास +494 × 2 हो जाएगा, तो 2 मोल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की जो एटमाइजेशन है उसने आपको ये इक्वेशन दी हुई है। एटमाइजेशन जब 1 मोल ऑक्सीजन गैसेस आइटम फ्रॉम एलिमेंट बने, तो हमारे पास 248 बनता है, और हम 1 मोल ही बना रहे हैं, तो +248 किलो जूल्स का चेंज आ गया। तो ये सारे एनर्जी चेंजेस मैंने लेबल कर दिए। नेक्स्ट काम अब मेरा क्या है, लैटिस एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर से एक रूट मेरा इस तरफ बनता है एंडिंग पॉइंट की तरफ, जिसकी तरफ सारे एरो जा रही है मेरा एंडिंग पॉइंट। और दूसरा रूट मेरे पास क्या बनेगा, तो इस रूट में तो सिर्फ फॉर्मेशन का एनर्जी चेंज आ रहा है, जिसको मैं अब लिख लेता हूँ अपने पास। तो फॉर्मेशन आपके पास है जी -416, ये फर्स्ट रूट है, तो इसका एनर्जी चेंज सेकंड रूट के इक्वल होना चाहिए, हेसेस लॉ ये कहते हैं। सेकंड रूट जो है इधर से स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, जिसमें हमारे पास ये सारे एनर्जी चेंजेस मिला के, लैटिस एनर्जी मिला के हम इधर पहुंचेंगे। तो एक तो हमारे पास एटमाइजेशन है टाइम्स 2, तो 109 टाइम्स 2 प्लस, उसके बाद है 494 इंटू, तो 494 इंटू 2, फिर इसके बाद हमारे पास है 248, तो +240 प्लस, उसके बाद आ रहा है -142 एंड 849, तो -142 प्लस 849 प्लस लास्ट एनर्जी चेंज लैटिस एनर्जी वाला आएगा, तो लैटिस एनर्जी। यहाँ से जब आप लैटिस एनर्जी के लिए सॉल्व करें, तो आपके पास जो जवाब आना चाहिए वो होना चाहिए जी -2577 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था इस सवाल का सोल्यूशन था, जिसमें हमने लैटिस एनर्जी और सोडियम ऑक्साइड फाइंड किया। ठीक है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा ट्रिकी काम यही हो सकता है कि जब आपको एटमाइजेशन के लिए बैलेंसिंग करनी पड़े, तब आप फंस सकते हैं।